वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ नेहा वर्मा जी, प्रखर दीक्षित जी, आकांक्षा ग्रहरी जी, मनीष कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं जुड़े हुए समस्त प्रतिभागियों आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पहले हमें विद्या की देवी माँ सरस्वती जी के लिए दीप प्रज्वलन करना चाहिए। तो हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे, उस तत्पश्चात हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार पुनः विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ। अभी हमने दीप प्रज्वलन किया। अब बारी है वक्ताओं के विशेष स्वागत की। तो मैं पुनः आप सभी वक्ताओं का तहे दिल से हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपको हमने आमंत्रित किया और आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। जैसा कि मैं बता दूं कि प्रवेश परीक्षा पर परिचर्चा नामक कार्यक्रम हम विगत वर्ष से आयोजित कर रहे हैं और इस सत्र का हम आज तीसरा कार्यक्रम लेके उपस्थित हैं। प्रयास यह रहता है कि हम 8 बजे प्रत्येक रविवार को जुड़ते हैं और आप सभी प्रतिभागियों के जो भी संदेह होते हैं आपसे बातचीत करते हैं, उनका वक्ताओं के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि इस देश के कहीं भी कोई भी प्रतिभागी हो, उसको संसाधनों का अभाव और मार्गदर्शन का अभाव नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों पे मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज हमारे बीच उपस्थित नेहा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना परिचय दें और साथ ही तैयारी के दौरान आपके क्या अनुभव रहे, आपने तैयारी कब कैसे शुरू किया, इस यात्रा के दौरान आपको कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, उनका आपने किस तरह से समाधान किया। इन सब बातों पे, इन बिंदुओं पे डिस्कस करते हुए आप अपना संक्षेप में परिचय दें। नेहा वर्मा जी, आप आमंत्रित हैं। थैंक यू शुभम। नमस्कार सभी को, मैं हूँ नेहा वर्मा और जहाँ तक मेरे परिचय की बात है तो मेरी स्कूलिंग मेरे होम टाउन अम्बेडकर नगर से ही हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ और मेरा ग्रेजुएशन हिंदी विषय से ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। आशा है आप सभी अपना बेस्ट देंगे। और जहाँ तक मेरे तैयारी और मेरे अनुभवों की बात है तो मैं वो आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। तो बुक्स के बारे में तो आप सभी जान ही चुके होंगे क्योंकि 2 सेशंस हो चुके हैं और
हमारे कलीग्स, हमारे सीनियर्स ने आपको बुक्स के बारे में बता ही दिया होगा, और आप जब जैसे जेएनयू जैसे बड़े संस्थान में एंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने बुक्स के बारे में अच्छी तरह से पता कर ही लिया होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बुक्स की बात है, मैंने जिन बुक्स का चयन किया था, उनमें है जैसे अपने हिंदी साहित्य के देवेश शुक्ल जी, उनको तो कोई नहीं बोलता, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी एंट्रेंस के लिए। अगर आप हिंदी से रिलेटेड एंट्रेंस दे रहे हो, तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी की है। तो वो आपकी समझ बनाने में सहायता करेगी। जैसे आप शुक्ल जी को पढ़ेंगे, तो वो आपको शुरू शुरू में बहुत टफ लगेगा और बोरिंग भी लगेगा। ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है क्या है, कितना कठिन दिया गया है, उसके वाक्य भी नहीं समझ में आएंगे कुछ कुछ। तो अगर आपको हिंदी साहित्य में समझ बनानी है, तो फिर आप इसे इसका भी चयन कर सकते हो, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है, बहुत सरल है और बहुत संक्षिप्त दी गई है। लेकिन अगर आपकी समझ वाकई में हिंदी में अच्छी है, ठीक ठाक है, तो फिर आप शुक्ल जी से शुरू कीजिए। और इसके बाद रही तथ्यों की बात, तो जैसा कि जेएनयू एंट्रेंस में ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो फिर आप उसके लिए सरस्वती गोविंद पांडे को प्रेफर कीजिए। उसमें तथ्य इतने सारे दिए गए हैं कि आप वो पढ़ते जाइए, उससे सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन सरस्वती गोविंद पांडे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सब कुछ कवर कर लेंगे। लेकिन जब आप पुरस्कारों पे आएंगे, जो अवार्ड मिले हुए होते हैं, तो वहां पे कुछ कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, तो आप उससे बचिएगा। आप कहीं और से उसको पढ़ लीजिएगा। और पत्र पत्रिका, इसमें भी मिस प्रिंटिंग हुई है, यानी कि जो लास्ट में दिया गया है वो छोड़ के बाकी सब आप सरस्वती गोविंद पांडे से कवर कीजिए। और जैसे कि उसमें सिलेबस में बस एक लाइन में दे दिया गया होता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन उसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक भाषा विज्ञान होता है, एक हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, और एक होता है काव्य शास्त्र। तो सब लोग क्या करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात काव्य शास्त्र की आती है, तो वो टफ लगता है। और इसके बाद भाषा विज्ञान का भी वैसा ही है। और व्याकरण तो जेएनयू के एंट्रेंस में पूछा नहीं जाता है, तो उसको छोड़ ही दीजिए। तो काव्य शास्त्र की बात है, तो भारतीय काव्य शास्त्र पे अगर आप आते हो, तो वहां पे जैसे कि सूत्र दिए हुए हैं भरत मुनि के, दंडी के, इन सबके, तो वो याद कर लीजिए आप। काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सब याद कर लीजिए। मतलब जो मेन मेन पॉइंट है वो याद कीजिए आप, उसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भाषा विज्ञान पे अगर आप आते हो, तो भाषा विज्ञान में भी आप क्या कीजिए कि वैसे तो भाषा विज्ञान आप समझ सकते हो, समझ समझ के पढ़ सकते हो, वो रटने वाली चीज नहीं है। कहीं कहीं से रटने वाली चीजें हैं, तो आप उसको रट सकते हैं, लेकिन समझ के पढ़ेंगे तो वो ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो भाषा विज्ञान में क्या कीजिए कि आप 2-3 दिन में उसको कवर कर सकते हैं सरस्वती गोविंद पांडे की बुक से। तो आप नोट्स बना लीजिए उसके, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। इसके बाद फिर वो आपके बाद के दिनों में, जब जब 1 महीने 10 दिन बचेंगे, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और बात रही तीसरी बुक की, तो तीसरी बुक मैंने कोई बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी, बस सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, हिंदी साहित्य का इतिहास बाई रामचंद्र शुक्ल। और तीसरी बुक लीजिए दृष्टि की, जिससे कि आप बहुत सारे एमसीक्यू कर पाए। जैसे कि आपने आदिकाल पढ़ा, तो आदिकाल आप सरस्वती गोविंद पांडे से पढ़िए, लेकिन इसके जितने भी एमसीक्यू मिलते हैं वो सब कर डालिए। इसके बाद फिर आता है टेस्ट सीरीज का नंबर। तो टेस्ट सीरीज में आप जितने भी टेस्ट दीजिए, वो जो जितने भी गलत होते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट रखते जाइए। और जैसे कि कथनों की बात हुई, तो कथन में आप ये करिए कि कथन में बहुत दिक्कतें होती है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि ये किसका कथन है, वो किसका कथन है, कैसे दिया गया है। तो आप इतना ज्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है, और कोई भी शायद सारी बुक्स ना पढ़ पाए। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप शब्दों को पकड़िए। जैसे कि अगर आप द्विवेदी जी को देखते हैं, तो द्विवेदी जी बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखते हैं, और उनका सब कुछ परंपरा से जुड़ा होता है। तो आप उससे जोड़ के देखिए। और शुक्ल जी को देखेंगे, तो शुक्ल जी तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो शुक्ल जी के कथन तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा के कथन, भी बहुत सारे दिए गए होते हैं। तो रामविलास शर्मा में क्या होता है कि वो जातीय परंपराओं को लेके आते हैं। मतलब जाति शब्द अगर मिले, तो समझ जाइए कि मैक्सिमम यहाँ पे रामविलास शर्मा ही होंगे। और रही बात राम स्वरूप चतुर्वेदी की कथनों की, तो उनका क्या होता है कि समन्वय की भावना होती है। थोड़ा सा शुक्ल जी से लेंगे, थोड़ा सा द्विवेदी जी से लेंगे, इसके बाद अगर जहाँ पे तुलना दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि वहां पे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है। तो इस तरह से ज्यादा बुक्स के फेर में मत पढ़िए, नहीं तो भटकाव होगा। इसलिए जितना जितना भी पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए। और एमसीक्यू जितना हो पाए उतना सॉल्व कीजिए। और ये लास्ट में जो पुरस्कार और ये सब दिए गए, ये सब आप दृष्टि से कवर कर सकते हैं।
और बस इतना ही बताना था मुझे कि इतनी सारी बुक्स थी। और हाँ, ये बात होती है कि जब आप रचनाएं याद करते हैं तो कभी कभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि इतनी सारी रचनाएं कैसे याद करें, क्या होगा। तो फिर अगर आप रचनाएं याद करते हैं तो फिर रटिए मत, एकदम से ऐसे रटिए मत, कुछ कुछ लिंक ऐसे बैठाते जाइए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, 2 दिन में भूल जाएंगे और कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन समझ समझ के पढ़िए, कहीं ना कुछ ऐसे जोड़ते रहिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मेरी तैयारी के दिनों में जयचंद्र प्रकाश और जयचंद्र प्रकाश था एक रचना, और एक अ, अरे जयचंद्र प्रकाश था, और एक दूसरी रचना मुझे अभी जय भूल गई मयंक है। और जस तो चंद्रिका। हाँ हाँ, वही प्रखर ने ठीक कहा, वही। तो कंफ्यूजन मुझे ये हो जाती थी कि अरे ये मधुकर कवि का है कि ये केदार कवि का है। ये बार बार हो जाता था। हाँ, मुझे पता था कि ये मुझसे गलती होगी, लेकिन बार बार ये मुझसे गलतियां हो जाती थी। तो मैं लिंक किया कि चंद्रिका और मधुकर, मतलब बताया जाता है ना कि भौरा इधर उधर घूमता है, तो किधर घूमेगा, जिधर लड़कियां होंगी, ऐसे ही तो सॉन्ग्स बनते हैं। तो चंद्रिका को मधुकर से रिलेट कर लीजिए और हो जाएगा। इसके बाद काव्य शास्त्र में जो सूत्रों की बात है, सूत्र आप रट नहीं पाएंगे। और मुझे नहीं लगता, मुझे तो नहीं आता था कि उनकी हिंदी क्या होगी। जैसे जगन्नाथ का आ जाता था, विश्वनाथ का आ जाता था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सूत्र थे जो टफ थे। तो उसमें क्या कीजिए कि जैसे रुद्रट का है तो उसमें लिंक निकालिए कि ननु शब्दार्थो, ऐसे करके उनका सूत्र है। तो ननु मतलब उसमें छोटा ऊ की मात्रा है, रुद्रट में भी छोटा ऊ की मात्रा है, तो पक्का ये इन्हीं का होगा। और मम्मट का क्या है, मम्मट वाले सूत्र में क्या होता है, लास्ट में क्वापी होता है। तो क्वापी शब्द जैसे ही आई आप समझ जाइए कि वो मम्मट का है। और इसके बाद फिर काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सब तो आप रट ही डालिए। और ये ज्यादातर पूछे नहीं जाते ऐसे, लेकिन मम्मट का, भरत मुनि का ऐसे पूछा जाता है। और इसके भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, ज्यादा बुक्स के फेर में मत पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन कायदे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बस मुझे इतना ही बताना था। आगे मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं वो सब आपको अपने अनुभव के बारे में बताएंगे, और आपके जो प्रश्न होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा। जैसा कि आपने बताया कि आपको कन्फ्यूजन होता था, मैं भी जब तैयारी करता था तो मैं भी कई बार इन रचनाओं पे कन्फ्यूज हो जाता था। जय मयंक जस चंद्रिका, ये तो आप दो रचनाओं का जिक्र किया। कई बार हमारे साथ होता है, हम कन्फ्यूज जाते हैं किसकी है। इन पे मुझे भी कन्फ्यूजन होता था। मुझे लगता है बहुत से हमारे प्रतिभागियों को हो सकता है उनको भी कन्फ्यूजन हो रही है। आपने उसको बताया कैसे आपने इनका समाधान करते थे। अब अगले वक्ता हैं, हमारे अगले जो आज के वक्ता हैं प्रखर दीक्षित जी। हिंदू कॉलेज से इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया है। प्रखर दीक्षित जी, आप आमंत्रित हैं। आप आएँ और संक्षेप में अपना परिचय दें, और साथ ही आप ये बताएं कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे आपने तैयारी शुरू किया। इन सब बातों पे आप अपने विचार दें और जो हमारे प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दें। शुक्रिया शुभम। आप आमंत्रित हैं। क्या मेरी आवाज और वीडियो स्पष्ट हैं? जी जी जी, बिल्कुल क्लियर है, आप बोलिए। हाँ, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं प्रखर। मैंने अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में ही किया है। उसके बाद सीधे यहीं जेएनयू में मुझे एमए में दाखिला मिला। मैं सीधे अपनी तैयारी पे आता हूँ। नेहा ने बहुत सूक्ष्म तरीके से और विस्तार के साथ आपको बताया। मैं जी जी बहुत सी बिल्कुल। चीजें, हो सकता है कुछ चीजें आपको दोहरा दूं मैं, लेकिन वो चीजें जरूरी हैं और वो दोहराई जानी चाहिए। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरह तैयारी की। अ, तैयारी में मैंने समय लिया था 2.5 महीने। जो शुरू करने के बाद से एग्जाम के बीच का समय था वो 2.5 महीने का था। वो अलग बात है, मैंने हिंदी विषय में ही स्नातक किया तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई जानने में और सिलेबस समझने में, लेकिन 2.5 महीने समय लगा। किताबों में मैंने शुक्ल और गोविंद पांडे ठीक से पढ़ी थी। राम स्वरूप चतुर्वेदी को एक बार पढ़ा था। और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह जी की, समय कम था तो मैं पूरी नहीं पढ़ पाया था, वो मैंने आधी पढ़ी थी। प्रतिदिन एक समय वाली भी बात आती है कि रोज कितना पढ़ा जाए। मैंने प्रतिदिन औसतन 6.5 घंटे पढ़ा था, औसतन 45 से 50 मिनट तक लगातार पढ़ना, और फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक। ये जरूरी चीज होती है। एक समय के बाद दिमाग थक जाता है, फिर आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। कुछ कॉमन बातें मैं एक बार रिपीट करूंगा। सबसे जरूरी बात यह है जो हम भूल जाते हैं, रिवीजन करना। रिवीजन करते रहें आप। रिवीजन
को कुछ नया पढ़ने जितना ही महत्व दें। मतलब आप लोग क्या करते हैं कि लोग नया पढ़ते चले जाते हैं और पीछे का साफ होता चला जाता है। ये गलती मत करिएगा। आप अगर 4 घंटे नया पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे रिवीजन को दीजिएगा अनिवार्य तौर पर। फैक्ट्स पर ध्यान देते रहें। ये ना समझें कि आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर आपको याद हो ही गया। आपने पढ़ लिया, 1 हफ्ते बाद फिर से पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। अमूमन ऐसा होता है। या वही सवाल अगर परीक्षा में आ जाएगा तो 2 में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अगली बात कि टॉपिक्स को छोड़े नहीं। ये ना दिमाग लगाएं कि ये कम इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की प्रकृति हर बार बदल जाती है। कोई टॉपिक कभी 4 सवाल देकर जाता है और कभी उससे सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि आप टॉपिक्स छोड़े नहीं, वो गलती होगी। चाहे उसका आधार ही जाने लेकिन टॉपिक जाने। अगली बात, जो याद नहीं कर पा रहे हैं उसको लिख कर याद करें और नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अंत समय में आप याद करके पेर कर जाना ही चाहिए। और नोट्स बनाते रहें अपने। जो नहीं याद हो रहा उसको नोट्स में लिखें, याद होगा। लिख कर याद करें। एक और जरूरी बात कि ये टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते वक्त कई लोग ये कहते हैं, और भी लोगों ने मुझसे बात की, तो वो कहते हैं कि अंक मेरे कम आ रहे हैं। तो उस पर मैं यही कहूंगा कि अगर आपके अंक कम आ रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत तब है जब जो सवाल आपसे गलत हो रहे हैं वो आप दोबारा गलत कर दे रहे हैं। जो सवाल एक बार आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में उनको आप कंप्लीट करते हुए चलिए। उनको अगर आप सही करते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, फिर चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा काम कर रहे हैं हेमंत भैया। सीधी सी बात है। दूसरे विषयों के लोग पूछते हैं कि ऐसी कोई टेस्ट सीरीज हमारे विषय में भी है क्या। पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री वाले कई बार ये बात करते हैं कि ऐसी कोई हो तो फिर बताओ। तो ये एक अच्छा काम है और आप लोगों को इसको ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटी। तो इसके सवालों को छोड़िएगा नहीं। अगली बात, अब इसके बाद ये तो कुछ कॉमन बातें थी। फिर उसके बाद मेरी कुछ व्यक्तिगत बातें, मतलब व्यक्तिगत मेरे कुछ मत हैं। वो एक ये है कि समय में बंधिएगा मत। घड़ी देख कर ना पढ़ें कि आज मुझे 8 घंटा ही पढ़ना है या 10 घंटा ही पढ़ना है। जितना पढ़ पा रहे हैं पढ़ें, बोझ न डालें। जबरदस्ती का 1.5 घंटा और मन का 45 मिनट बराबर होगा। तो घड़ी देख कर ना पढ़ें, समय में बंधे नहीं। दूसरी बात, डरिए। डरिएगा क्योंकि ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जिनको डर ना लगे। डर आपको लगेगा। 10 में से मैं 2 विद्वानों की बात या 2 होशियारों की या विलक्षण लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। डर आपको लगेगा तो डरिए। स्वाभाविक है डरना, स्थायी भाव है मनुष्य का। डरिए लेकिन परीक्षा के दिन न डरिएगा। सीधी सी बात है कि पहले जितना डरना हो डर लीजिए। हफ्ते में एक दिन डर के लिए दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ कि मेरा हफ्ते में एक दिन बर्बाद होता था, केवल डर में नहीं, किसी न किसी काम में। आप 7 दिन में अगर 6 दिन पढ़ाई को दे पा रहे हैं तो फिर ठीक है, आपकी पढ़ाई लाइन से जा रही है, मैं यही कहूंगा। अगली बात की ऑर्डर में एक खास बात है कि आप उसको दबाएं नहीं। लोगों से एक्सप्रेस करें, लोगों से बात करें। आप उनसे बताएं कि आपको डर लग रहा है। अगली बात कि अपनी पसंदीदा आदतें ना छोड़ें। सबको कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। किसी को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। तो उसको ना छोड़ें आप, क्योंकि उसको छोड़ने के बाद फिर दिमाग आपका उस तरह से काम नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं अपना बताऊं तो मेरा 2 घंटा रोज फोन पे जाता था, कुछ ना कुछ देखने में जाता था। तो मैं दिन का 2 घंटा डेली में कर जाता था, चाहे मैं कितनी भी सीरियस तैयारी कर रहा हूँ। 6 से 7 घंटा मैं डेली पढ़ता था, तो 2 घंटे फोन में जाता ही था। तो पसंदीदा चीजों को छोड़े नहीं। लेकिन इस सब के बीच आपको दिमाग में ये बनाए रखना है कि आपको ये एग्जाम निकालना है। सीधी सी बात है। नहीं निकलेगा तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर अपना 100% दीजिए। दुख आपको तब नहीं होगा जब आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। दुख आपका आपको, मुझे ऐसा लगता है, तब होगा जब आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो अपना 100% दीजिए। अ, अपने दिमाग में इतना रखिए कि बहुत मुश्किल नहीं है ये। अगर आप 7 में से 6 दिन, जो मैंने बात पीछे कही, मन से पढ़ रहे हैं, परीक्षा की प्रकृति, सिलेबस को, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को, यूजीसी नेट के जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स के सेट हों उनको एक बार सॉल्व कीजिए।
और उनमें भी जो फैक्ट्स नहीं याद हैं या आप जिनको नहीं जान रहे हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें कई बार महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। तो परीक्षा की नब्ज को पहचानिए। किस तरह से कोई भी किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसकी नब्ज पहचाननी होती है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखिए, देखिए कि हिंदी साहित्य की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा क्रम ज्यादा ठीक है, और लगे रहिए। शुभकामनाएं मेरी। अब आगे के साथी बताएं। धन्यवाद प्रखर जी। आपने अपने विचारों को दो भागों में बांट कर रखा। पहला तो आपने कुछ कॉमन बातें बताई और कुछ आपने व्यक्तिगत बातें बताई कि इन पे ध्यान देना चाहिए, जैसा कि थोड़ा सा डरना चाहिए, अपनी जो पसंदीदा आदतें हैं उनको उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनको भी साथ में रखना चाहिए। तो धन्यवाद प्रखर जी, एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब जो अगली वक्ता हैं आकांक्षा ग्रहेरी जी हैं, आप सादर आमंत्रित हैं और साथ ही आप आएँ और संक्षेप में अपना परिचय दें और जो प्रश्न हमारे पूर्व वक्ताओं से हैं वही उन्हीं बिंदुओं पर फोकस करते हुए आप अपनी बात रखें। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप सभी को अपना परिचय देती हूँ। तो मेरा नाम आकांक्षा ग्रहेरी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में कंप्लीट किया है और अभी मेरा एमए जेएनयू से चल रहा है हिंदी विषय में। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स नहीं था, हिंदी नहीं था ग्रेजुएशन में। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन मैथ्स में कंप्लीट किया था। तो काफ़ी कठिनाइयाँ ऐसे देखने को तो मिली कि मुझे पता नहीं था कि मेरा कंपटीशन किसके साथ है एक्चुअली। तो फिर इस तरह में मुझे पर ये था कि जेएनयू मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मैं अपना हिंदी विषय से परास्नातक कंप्लीट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने जेएनयू के लिए तैयारी करना शुरू किया। तो मैंने कोई इतनी सीरियस प्रिपरेशन नहीं की थी, बहुत ज़्यादा लाइक जैसा कि अभी नेहा ने और प्रखर ने बताया कि इतनी सारी बुक्स या कुछ भी। मेरा मेन फोकस यही था कि मैं जो भी पढ़ूँ उसको बार-बार रिवाइज़ करती रहूँ। बहुत बार मैंने रिवीजन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी जो भूल थी, वो ये थी कि मैंने टेस्ट नहीं दिए थे। मैं अ, टेस्ट देने से सबसे ज़्यादा डरती थी, लाइक अपने आप को एनालाइज़ करने से डरती थी। तो फिर आप लोग को ये करना है कि टेस्ट देते रहना है, अपने आप को एनालाइज़ करते रहना है, आप लोग को अपनी स्कोर्स देखते रहने हैं कि आप कहाँ पे आपका कौन-सा पोर्शन वीक है, कौन-सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, उस पे आपको वर्क करना है। और जैसे बुक्स की बात अभी मेरे साथियों ने बताई, तो मैंने बुक्स में डॉक्टर नगेंद्र को प्रेफ़र किया था और उसके बाद मैंने गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक्स पढ़ी थी। अ, उ उनको पढ़ा था मैंने और साथ में मैंने हाँ, विश्वनाथ त्रिपाठी जी को पढ़ा था, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। और रामसिंह शुक्ल वाली बुक की बात मैंने जो बताई, वो मैंने लास्ट टाइम पे एक बार पढ़ी थी। सिर्फ़ एक बार पढ़ने का मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन एक बार पढ़ने से वो काफ़ी फ़ायदे में भी में रही, काफ़ी बेनिफिट मिला मुझे उसका। और मैंने दृष्टि की जो बुक थी, नेचर ऑफ सेकंड पेपर, उसे भी मैंने पढ़ी थी और वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही मेरे लिए। और डॉक्टर नगेंद्र की बात करूँ तो मैंने उसे 7 से 8 बार उसका रिवीजन किया था और अ, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका मुझे मिला। और जब अगस्त में मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्ज़ाम था और उस टाइम से मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। तो ये भी एक भूल थी मेरी कि हमें अंतिम समय में डटे रहना है, लगे रहना है। तो जब एग्ज़ाम आए उसके 1 महीने पहले, 2 महीने पहले हमें अपनी पढ़ाई बंद नहीं कर देनी है, हमें लगातार अ, जिस पेस में हम चल रहे हैं उसी हिसाब से हमें अपनी तैयारी शुरू करे रहना है। और हाँ, नोट्स बनाना है। नोट्स भले ही आप ऐसा कुछ बहुत बड़े-बड़े नोट्स ना बनाएँ, कोई शॉर्ट नोट्स ऐसे कोई एक नोटबुक बना लें और उसमें थोड़ा एक टर्म वाइज़ लिखते रहें, वो भी काफ़ी आपको बेनिफिट देगा। और एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले आप उसे रिवाइज़ करना शुरू कर दें। तो मेरा यही है कि मेरा आप लोग को सजेशन यही है कि आप रिवीजन करते रहें, टेस्ट देते रहें, आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ और डर तो लगता ही है जैसा प्रखर ने बताया। तो एग्ज़ाम वाले दिन आपको डरना तो है, डर तो लगता ही है, पर हमें रिलैक्स्ड रहना है क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी।
तो अगर आपने पहले से डीपली पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि सीट्स इतनी भी कम नहीं होती हैं कि हम इतना डरते हैं। और जेएनयू के लिए कुछ अलग ही फियर बना हुआ है आपके मन में, तो उससे दूर रहना है कि क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं डिमोटिवेट भी करते हैं कि इतनी कम सीट्स हैं और कैसे होगा, क्या होगा। हमें अंदर से भी काफी डर फील होता है, तो हमें उससे बच के रहना है कि हमें तो सिर्फ एक सीट से मतलब है और कुछ नहीं। तो बस इतना विश्वास बना के रखना है कि हमने सपना देखा है अगर जेएनयू का, तो वो पूरा होगा ही होगा। तो और मैं ये कहना चाहती हूँ, रिवीजन करते रहें, टेस्ट देते रहें, और सब अच्छा ही होगा। जब मेरा हो गया है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स से, तो आप लोग जो बैकग्राउंड जिनका हिंदी है तो वो भी, और जिनका नहीं है जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से है, उनका भी सिलेक्शन होगा। आपने अगर डीपली नॉलेज गेन किया है तो आप लोग जरूर आएंगे जेएनयू, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आप अभी जो भी प्रश्न आपके मन में हो मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। धन्यवाद आकांक्षा। आपने अपनी बातों के दौरान कहीं न कहीं ये ज़्यादा फ़ोकस किया कि आपने गलतियाँ क्या की। आपने जैसे पढ़ाई भी बंद कर दिया, आपने टेस्ट सीरीज़ हाँ में हाँ टेस्ट भी नहीं देती थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आपका हाँ हो कैसे गया? कहीं न कहीं बहुत से जो प्रतिभागी होंगे जानना चाहते होंगे कि आपने बैकग्राउंड भी नहीं हाँ था। हाँ आपने ऐसा क्या विशेष किया जिससे आपका सिलेक्शन हो गया? उस हाँ बिंदु को भी आप मुझे लगता है आपको रखना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सी कमियाँ गिनाई, जैसे कि टेस्ट ना देना, हाँ हाँ। पढ़ाई बंद कर देना, बैकग्राउंड मैथमेटिक्स होना। तो एक बार थोड़ा-सा उस बिंदु को। मैंने जो भी पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा। मैंने जो भी पढ़ा उसे बार-बार रिवाइज़ किया। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर नगेंद्र को मैंने 7 से 8 बार पढ़ा था। वो इतनी मोटी बुक है, 860 पेजेज़ की बुक है, और मैंने उसे 7 टू 8 टाइम्स पढ़ा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। मैंने रामचंद्र शुक्ल को भी एक बार ही पढ़ा, लेकिन उससे मुझे, आप कोई भी चीज़ एक बार पढ़ते हो, आपको उससे बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। कुछ आप रिटेन नहीं कर पाते हो। लेकिन मुझे ये पता था कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि मैंने 15 सितंबर से पढ़ना शुरू किया था। नहीं, 15 सितंबर से मैंने रामचंद्र शुक्ल पढ़ना शुरू किया था, साथ में रिवीजन कर रही थी। तो उसमें भी मुझे ये था कि मैं एक बार ही भले ही पढ़ रही हूँ रामचंद्र शुक्ल, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है इसे दोबारा पढ़ने का। तो फिर मैंने उनको जैसे आदि काल है, भक्ति काल है, इनमें मेन मैंने स्टेटमेंट्स छाँटे। मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो मैंने वो पढ़े, और जो भी पढ़ा अच्छे से पढ़ा। पर मुझे बस यही था कि दोबारा नहीं पढ़ने को मिलेगा, तो अभी पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम पे मैं रात में भी पढ़ती थी, पूरी रात जगती थी, दिन भर जगती थी। तो जब भी पढ़ा एकदम शिद्दत से पढ़ा। और हाँ, और टेस्ट ना देने की जो गलती थी, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। तो आप टेस्ट देते रहें, और अपने आप को एनालाइज करते रहें कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। तो मैंने ये जान लिया था कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, बिना टेस्ट देकर ही। तो क्योंकि मेरा कंपटीशन खुद से था, मेरे पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे जो हिंदी बैकग्राउंड के रहे हों, या जो मुझे बताते रहे हैं कि मैंने इतना पढ़ लिया, तूने नहीं पढ़ा। तो फिर मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मेरा कंपटीशन खुद से था। मुझे अपनी बुक्स में मैं कितना रिटेन कर पा रही हूँ, कितना नहीं कर पा रही हूँ, वो मैं खुद से एनालाइज कर लेती थी बिना टेस्ट किए हुए। तो ये कहीं ना कहीं वीकनेस या स्ट्रेंथ दोनों हो सकती है आप लोग के लिए। तो टेस्ट देते रहे, मेरा यही सजेशन रहेगा आपको। धन्यवाद आकांक्षा। अब जो हमारे आज के अंतिम और वक्ता हैं, मनीष कुमार पांडे जी, इन्होंने भी अपना स्नातक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया हुआ है। मनीष जी, आप आमंत्रित हैं, और आप के भी साथ वही प्रश्न होंगे जो पूर्व वक्ताओं के साथ होंगे। मैं उन प्रश्नों को रिपीट नहीं करूंगा। मनीष जी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद शुभम। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा ब्रेक हो रही है। जी, बोलें आप। ठीक है, तो पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम, जैसे कि शुभम ने बताया, मनीष है, और मैं मूलतः पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड का निवासी हूँ। और मेरा भी बैकग्राउंड हिंदी का नहीं रहा है। मेरा जो स्नातक में प्रतिष्ठान विषय था वो भूगोल था। और हिंदी 10th के बाद हमने 11th 12th साइंस बैकग्राउंड में था, और
ग्रेजुएशन भूगोल में, तो हिंदी सा 10th के बाद हिंदी का कोई उस जी में वहीं बनारस में जब गए तो वहाँ था हिंदी का बहुत अच्छा है, तो वहाँ हमें मिला। और अब लगभग सभी बच्चों को इस तरह करना है, अधिकतर बच्चों का PhD करना है। तो लगा कि अगर MA करना है तो अगर जिसमें जो ऑप्शनल लेंगे वो अगर MA में हो जाता है तो अच्छी बात है। तो यही सोच के लगभग 2020 में लॉकडाउन के टाइम घर पे थे, तो सितंबर में बुक हमने मंगवाई, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, गोविंद पांडे, दृष्टि का जो नेट JRF का है, 4 बुकें हमने मंगवाई। थोड़ा लगा कि ऐसे ही पढ़ ले पांडे जी को हो जाएगा, उतना कुछ पता नहीं था। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़े, ऐसे ही चल रहा था। फिर वापस बनारस हॉस्टल आए जनवरी में 2021 में, तब पता चला, अपनी औकात पता चली। देखे कि बहुत बच्चे जिनका हिंदी पूरा बैकग्राउंड रहा है वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं सारी बुकें। तो हमको थोड़ा लगा कि अच्छा से करना चाहिए, तो हमने पढ़ना शुरू किया थोड़ा बहुत। वैसे ही चल चल रहा था, मतलब जैसे जैसे हमने तैयारी आगे बढ़ते गए, मेरा तैयारी आगे बढ़ता गया, मतलब खुद का जो अज्ञानता का बोध होने लगा कि हम तो कुछ नहीं है। और हमारे साथ एक और दिक्कत हो गई थी कि हमने भूगोल अच्छे से नहीं पढ़ा था, OBE हो गया था, ओपन बुक एग्जाम। तो जो थोड़ा बहुत पढ़ते थे ऐसे भी आलसी बहुत थे, तो वो भी नहीं पढ़ पाए। तो इसके वजह से अब कोई चांस ही नहीं था कि BHU में तो एडमिशन होगा नहीं, क्योंकि वहाँ है कि आपका जो ऑनर्स है उसी में एडमिशन ले सकते हैं। तो लगा कि अब BHU में होगा नहीं, तो मेरे लिए बस एक ही ऑप्शन है, या तो JNU या तो फिर मतलब घर वापसी। तो इस तरह का धीरे धीरे होते गया। अप्रैल में हमने अच्छा 10 दिन पढ़ा, मतलब अगर अपने तैयारी का हम वो करें तो 8 से 10 दिन अप्रैल में हमने पढ़ा। और 8 से 10 दिन में हमने पूरी दृष्टि पढ़ दी, मतलब भाषा खंड और काव्य शास्त्र को छोड़ के जो इतिहास का पोर्शन है दृष्टि का, उसको हमने एक बार पूरे अच्छे से पढ़ा। और उसी बीच लाइब्रेरी बंद हो गया, और लॉकडाउन जो वो कोरोना का कहर था, तो उससे हम हॉस्टल में ही रहे लेकिन पढ़ाई नहीं की। बहुत कम बच्चे बच्चे थे, बस खाना बनाना था अपने हॉस्टल में ही और खा के बस सोना, बाकी मूवी देखना। मैं बता दूं हम मूवी के बहुत बड़े वो है, तो जी पूरा मतलब टाइम मूवी में देखने में जाता था। ऐसे ही चल रहा था। फिर पूरा टाइम मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़े, मतलब उसको पढ़ना नहीं, हम अपने अपने नज़र में उसको पढ़ना नहीं बोलते हैं, 1 आध घंटे आधे घंटे कभी देखे तो देखे, इस तरह के था। और ऐसे ही चल रहा था। फिर जब टेस्ट सीरीज शुरू हुआ तो इसको बहुत हेल्प हुआ, इसको ज्वाइन किया। और हम टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दें कि ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपको टेस्ट सीरीज आप देते हैं तो पहला जितनी गलतियां आप कर सकते हैं वो यही आप कर लेते हैं। जैसे नेहा ने बताया कि मधुकर कवि का जो 2 रचनाएं हैं, केदार का और मधुकर का, तो इसमें आप ऐसे अगर नॉर्मली सिर्फ पढ़ते जाइएगा ना तो एग्जाम के टाइम अगर आ जाएगा तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाइएगा। और वहाँ आपको लगेगा इतना सिंपल क्वेश्चन जिसको या सोच कि कौन किसका है, और वहाँ जब प्रेशर होता है तो वहाँ आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए टेस्ट सीरीज की बात आती है ना, तो यहाँ आप जितनी तरह की गलतियां हो सकती थी वो आप कर लेते हैं, और जितने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता चलता है। तो जब आप उसके बाद टेस्ट सीरीज की बात पढ़ते भी है ना, तो आपको नया नया दृष्टि मिलता है देखने का बुक को, कि ऐसे भी देखा जा सकता है, ऐसे भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह की बातें होती है। तो जो पढ़ा पढ़ा नहीं, वैसे अगर लास्ट हमने अगर मेन वो कहे तो 23 अगस्त को मेरा डेट याद है, वापस घर से हम BHU आए और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद एग्जाम तक आपको, मतलब हम जैसे बोले मूवी का बहुत एडिक्शन है, तो मतलब डेली 2 4 5 10 मूवियाँ तक हमने देखी है एक दिन में। तो वो बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम था। तो वहाँ हमने खुद को रोका, और बस हमको ये नहीं था कि हमको एग्जाम निकालना है, बस था कि कैसे भी एग्जाम का ओ डेट आए और तब तक हम पढ़े। हमें मतलब रिजल्ट का बाकी चीज का तो कोई उम्मीद नहीं था कि होगा या क्या होगा, लेकिन हम खुद को रोके हुए थे कि नहीं मूवी अभी नहीं देखना, सिर्फ पढ़ना है, कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। 20 सितंबर को एग्जाम था कि तब तक पढ़ेंगे इस तरह के। उसके बाद 23 अगस्त से 20 सितंबर तक जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ा हमने। मतलब जितना पढ़ने का मतलब कि सोने के 5 6 घंटा सोने का हटा दिया जाए, मतलब मैक्सिमम 14 15 घंटे तक हमने पढ़ा उस टाइम। और
हो गया। तो इसमें एक चीज वही हम बोलना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कि कहाँ गलतियां आप कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कैसे सोचा जा सकता है या क्या कंफ्यूजन हो सकता है, एक चीज। और दूसरा, अगर हम अपने बुक पे आते हैं तो हमने जैसा शुरू पांडे जी से शुरू किया था थोड़ा बहुत, फिर विश्वनाथ त्रिपाठी एक बार पढ़ा, रिवीजन कभी नहीं उसको किया। फिर मेरा मेरा जो पूरे तैयारी का मेन रहा वो दृष्टि रहा और पांडे, हमने दोनों को खूब पढ़ा। और लास्ट में जब पता चला जैसे जैसे आगे बढ़े कि नहीं, बिना रामचंद्र शुक्ल का नहीं होगा, तो हमने उनको भी पढ़ा 2 बार। आधुनिक उनका पोर्शन पढ़ा और आदिकाल और मध्यकाल एक बार पढ़े थे। और जो रीतिकाल है वो सिलेक्टेड कवियों को देखा एक एक बार। और एक और हम बात करना चाहेंगे कि अगर आप तैयारी करते हैं तो कभी टाइम का अभाव या जो भी है इंटरेस्ट नहीं जगता है, या जो भी बड़े बड़े लेखकों के बारे में है ना कि वो आप उनके बारे में हर तरीके से सोच लीजिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल के बारे में अब ऐसे भी पिछले साल हम लोग के टाइम क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन था कि उसमें हमें 3-4 ऑप्शन थे, 4 स्टेटमेंट थे, 3 हमें पता था कंफर्म, एक सिर्फ नहीं पता था। और ऑप्शन क्या दिया, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी। आप सोच सकते हैं, आपको 4 में 3 पता है फिर भी आप इसमें गलत कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन आता है। तो बड़े लेखकों के बारे में बड़े बड़े आलोचक जो बोले हैं, जैसे मीन रामचंद्र शुक्ल, तो वो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन होगा ना कि क्या नहीं बोले हैं। अब 4 स्टेटमेंट होगा, आपको लगेगा कि सब सही ही है, लेकिन अब कभी इस दृष्टि से नहीं सोचे होंगे तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसा बहुत हो सकता है, क्योंकि ऐसा मतलब पिछले साल भी रहा। तो आप जैसे रामचंद्र शुक्ल का अगर तुलसी के बारे में है तो बहुत अच्छे से ऐसा टेस्ट में भी क्वेश्चन देते हैं भैया ऐसे, तो आप उनके बारे में हर तरीके से देख लीजिए कि क्या नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। और एक एक शब्दों को ध्यान देना होता है। तो बड़े लेखकों के बारे में तो आप ऐसे कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने थोड़ी गलतियां की थी कि हम दोबारा नहीं देखते थे, लगभग 100 क्वेश्चन 15 मिनट में कर देते थे और जो भी आया नंबर, और उसके बाद उसका रिवीजन नहीं कर पाते थे। तो ये मेरा एक नुकसान, बहुत नुकसान इसका रहा। और थोड़ा आत्मविश्वास भी वो होता है इससे। तो आप जितना गलतियां कर सकते हैं हम यही बोलेंगे कि मनीष जी, टेस्ट सीरीज में कर ले। मनीष जी, मुझे लगता है हाँ थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा। मुझे लगता है वह प्रश्न लेते जाएं साथ में तो चर्चा और हाँ हाँ अच्छी हाँ होगी। तो हाँ। हम अब कहीं ना कहीं प्रतिभागियों को आमंत्रित करें और साथ में प्रश्न ठीक है। लेते जाएं तो चर्चा मुझे लगता है बहुत ही लगेगी। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने अपनी जर्नी बताया। अब जो आज हमारे साथ प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनको जो समस्याएं आ रही हैं, जो भी संदेह हो या उनके जो आपको क्या करना है कि आपको हैंड रेज करना है। और आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेक्निकल रूप में, वो आपके कैमरे और वीडियो को अनुमति देंगे कि आप उसको सक्रिय कर पाएं। तो आप सबसे पहले हैंड रेज करें, उसके बाद आशुतोष जी जो आपको इनवाइट करेंगे, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछें। साथ में ये बता दें कि किस वक्त से आपका प्रश्न है, तो वक्ताओं को प्रश्न देने में आसानी होगी। आप लोग आमंत्रित हैं। आशुतोष जी, आप भी आमंत्रित हैं और अपना कार्य स्टार्ट करें। जी धन्यवाद भैया। हमारे साथ पहले प्रतिभागी के रूप में अभिषेक दुबे जी जुड़े हैं। अभिषेक दुबे जी, आपका माइक ऑन कर दिया गया है, आप प्रश्न पूछिए। हाँ भैया नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरा भी बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का नहीं रहा है, मेरा भी ज्योग्राफी का बैकग्राउंड रहा है। लेकिन जैसा कि भैया ने बताया कि 4 जो पुस्तकें थी वो मैंने भी पढ़ी। लेकिन कहीं न कहीं जो भैया जो टेलीग्राम में या जाए ना कहीं से जो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, वो पुस्तकें तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। और इस लास्ट मोमेंट में 2-3 महीने बचे हैं, इसमें से हमें क्या फोकस करना चाहिए? यही मेरा क्वेश्चन है और ये नेट उसमें जेएनयू के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है। जी, वक्ता आप स्पष्ट कर। प्रश्न के साथ हाँ वक्ता का नाम भी जोड़ देंगे तो ज्यादा आसानी होगी हमें। मुझे जो वक्ता का नाम मुझे नहीं मालूम है। ये जो भैया इधर साइड में थे जो जिन्होंने मनीष, ज्योग्राफी से शायद कुछ किया है, यही इन्हीं से ठीक मेरा है। क्वेश्चन है। प्रखर जी आप बता दीजिए। हाँ हाँ, तो जैसे टेलीग्राम वाली बात कही तो मुझे याद आया कि
जब मैं पढ़ते पढ़ते ऊब जाता था तो फोन में टेलीग्राम में मैंने भी कुछ चैनल ज्वाइन कर रखे थे, तो उन पर मैं टिक किया करता था। टेलीग्राम के वो उनमें एक जो उपयोगी बात हो सकती है, तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण कवियों का है, जो उन महत्वपूर्ण कवियों से रिलेटेड सवाल हैं, उन पर फोकस कीजिएगा। उनमें कोई महत्वपूर्ण कवि या महत्वपूर्ण आलोचक से संबंधित सवाल है तो उसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आगे काम आएगा वो। जी और हाँ। अब अगर कोई जैसे बेनी बंदीजन कवि पर कोई सवाल है तो उसको मत याद कीजिए अभी, क्योंकि आपको अगर भूषण पर ही अभी नहीं याद है, फिर आप बेनी पर अगर अटकेंगे तो फिर रह जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण कवियों का। आगे क्या पूछा था आपने दूसरी बात? अच्छा मैंने हाँ, ये शायद ये था कि अंत में क्या करें 2.5 जी महीने में। जी हाँ, तो लास्ट में देखिए सबसे ज्यादा महत्व रिवीजन का है। और रिवीजन के साथ साथ कोई अगर बहुत महत्वपूर्ण बुक आपने छोड़ दी है तो एक बार उसको पढ़ डालिए। जैसे राम स्वरूप चतुर्वेदी मैंने अंत से मुश्किल से 15 दिन पहले एक बार उसको पूरा पढ़ लिया था। फिर उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी से एक सवाल आया था, बीच से एक कविता उन्होंने उठा दी थी। तो और हाँ, इन किताबों से जैसे रामचंद्र शुक्ल और राम स्वरूप चतुर्वेदी में ये भी ध्यान रखिएगा कि बीच में जो कविताएं हैं उनको लिख लीजिएगा अलग, और उनको जितना हो सके याद कर लीजिएगा, क्योंकि बीच से पूछ देता है। तो अंत समय में रिवीजन करते रहिए। आपने जो पढ़ा है उस पर रिवीजन कीजिए, कमजोर क्षेत्रों पर फोकस कीजिए, वो टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाएगा। रिवीजन करते रहिए। जी धन्यवाद सर। और सर एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा और था, जो एक आधुनिक हिंदी जी साहित्य की प्रवृत्तियां एक पुस्तक आती है नामवर सिंह की, तो क्या मुझे उसे अंत में मुझे रेफर करना चाहिए क्या? मैं ये जानना चाहता पढ़ लीजिए उसको, पतली सी किताब है, अगर आप उसको चाहेंगे तो आ, उसका एक जो टॉपिक है, आप आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां का बोल रहे हैं ना? हाँ, तो जी उसका एक टॉपिक आप एक दिन में पढ़ सकते हैं आराम से। उसको एक दिन में एक टॉपिक पढ़िए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। दूसरी चीजें अपना करते रहिए, दूसरी दूसरी किताबें पढ़ते रहिए, बीच में उसका एक टॉपिक एक दिन में पढ़ लीजिए। 5 दिनों में ठीक से उसको पढ़ लेंगे, और उसके नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नामवर सिंह की किताब है। और नामवर सिंह जेएनयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, हिंदी साहित्य के लिए ही रहे हैं, लेकिन जेएनयू एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक से पढ़िएगा। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी है हमारे साथ मनीषा दास। मनीषा दास जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। माइक ऑन कर दिया गया है। बिल्लू बिल्लू हम शायद वो है नहीं। अगले प्रतिभागी है वेव। आपका माइक ऑन कर दिया गया है। वेव। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, पूछ। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी लोग। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि पद्य खंड जो है तो मैंने ठीक ठाक पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक मैंने गद्य खंड नहीं पढ़ा है। तो इतने कम टाइम में अच्छे से पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम अभी है भी नहीं ज़्यादा, रिवाइज भी करना है। जी, वक्ता स्पष्ट कर दीजिए वेव जी। नेहा जी, आप बता दीजिए। नेहा, आपका माइक को ऑन नहीं है। सॉरी, तो आपने पहले वाला प्रश्न कवर कर लिया, अगले वाला बचा हुआ है। एक क्वेश्चन था ना आपका। हेलो, हाँ, हेलो। आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो क्वेश्चन यही था ना कि गद्य वाला पोर्शन कैसे कवर करना है, इसने कहा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि गद्य वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप आदिकाल पढ़ लीजिए, भक्ति काल, प्रीति काल, ये सब पढ़ के इसके बाद आधुनिक काल में आइए, पद्य वाला पोर्शन पढ़ लीजिए, गद्य वाला छोड़ दीजिए। गद्य में क्या है, उपन्यास है, नाटक है, कहानियां हैं और निबंध, आलोचना, ये सब है। तो रचनाओं का भरमार है समझ लीजिए गद्य में। तो क्या कीजिए कि जिन लेखकों का नाम आपने सुना हुआ है, जो लेखक प्रसिद्ध हुए हैं, तो उनका पढ़ लीजिए, उनका इम्पोर्टेंट
तो है ही कि वो आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसे लेखकों का नाम दे देता है और ऐसी रचनाएं दे देता है जिनका नाम भी हमने कभी सुना नहीं होता है। तो क्या कीजिए कि पढ़िए पूरा एक बार पढ़ डालिए। तो अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार या एक दो बार आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं, रीडिंग मार लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाता है। तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर दे रहे होते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो अटेंड कीजिए, वो आपने कर लिए। तो जो नहीं आ रहे उसके बारे में आप बार बार सोचिए। अगर आपने कहीं भी पढ़ा हुआ है तो किसी ना किसी रूप में वो सामने आ ही जाएगा। तो क्या कीजिए कि सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बार बार पढ़िए, वो पूरी तरह से याद कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि ऐसा मान के मत चलिए कि अगले साल ये आया तो इस ठीक वैसा ही होगा। पैटर्न बदल सकता है, कभी भी रचनाओं के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी रचनाएं आएंगी कितनी रचनाएं नहीं आएंगी। तो अभी बहुत टाइम है, अगर आप चाहें तो आराम से कवर कर सकते हैं। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की आप एकदम कायदे से पढ़िए, टेंशन की बिल्कुल कवर का बहुत टाइम है। वो एग्जाम होगा जुलाई में होगा, जून लास्ट या जुलाई में होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो टाइम है अभी आपके पास, अगर आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। मैं तो बस आपको इतना ही कहूंगी कि ऐसा मत कीजिए कि गद्य वाला क्वेश्चन पढ़िए और गद्य वाला नहीं पढ़ा है आपने तो वो आप छोड़ ही दीजिए, आप सब पढ़िए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बार बार पढ़िए, वो अच्छे से पढ़िए और होगा ही। अगर आपने यहाँ पढ़ा है तो होगा ही। हमारे साथ अगले प्रतिभागी के रूप में है नमन जैन। नमन जी, आपका माइक ऑन कर दिया गया है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमन जी। शायद नमन जी है नहीं। चलिए, प्रिंस तिवारी जी। प्रिंस तिवारी, BHU, प्रश्न पूछिए। ये भी नहीं है। प्रियांशु जी। प्रियांशु जी, प्रश्न पूछिए, माइक ऑन कर दिया। मेरा प्रश्न है कि किताबों में कुछ जैसे इम्पोर्टेंट चीजों को कैसे पढ़ें और जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको छोड़ें कैसे, ये समझ नहीं आता। तो इसके लिए प्रखर भैया या नेहा दीदी, आप दोनों में से कोई मुझे बता दीजिए। जरूरी चीज जानने का एक महत्वपूर्ण जरिया है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखिए आप, चाहे वो नेट के हों, चाहे वो JNU के हों, DU के भी देख सकते हैं। उनमें ये देखिए कि किस कवि से संबंधित चीजें आ रही हैं। आलोचकों में मुख्य आलोचकों के नाम आप जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, नामवर सिंह हैं। तो इनसे संबंधित कथन महत्वपूर्ण आलोचकों के, महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों के संदर्भ में जो भी कथन है उनको ध्यान में रखिए। यही जरूरी चीजें हैं। और रचनाओं में आप देखिए क्वेश्चन पेपर्स में कि कौन कौन सी रचनाएं पूछी जा रही हैं, उन पर ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज में जो सवाल पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको आप ध्यान में रखिए। इससे इन सब संदर्भों से आप देख सकती हैं। जी धन्यवाद। हमारे साथ अगले प्रतिभागी है मकर ध्वज। मकर ध्वज यादव जी, प्रश्न पूछिए, माइक ऑन कर दिया गया। फर्स्टली गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा क्वेश्चन नेहा मैम से है। मैम, आपने अपनी वक्तव्य के दौरान दो बातें कही थी, जिनमें आपने एक चीज़ बताई थी कि कैसे आप अलग अलग जो बड़े राइटर्स हैं जैसे कि रामचंद्र शुक्ल हैं और लोग हैं, तो उनको उनके जो कथन है आपने कैसे उनको फाइंड किया था। राम कुमार वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, तो इन लोगों का जो डिफरेंस बताई थी एक बार वो रिपीट कर दीजिए। एंड जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि टेस्ट तो डेली अटेंड कर रहे हैं, जैसा सर ने बताया था टेलीग्राम पे भी कर रहे हैं, और सर ने बताया था रिवीजन करने को, कंटिन्यूअस रिवीजन भी कर रहे हैं, उसके बाद भी न तो मार्क्स आ रहे हैं और कई बार क्वेश्चंस जो पढ़े हुए हैं उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं बार बार। सर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश की।
पहले मैं कथनों पे आती हूँ कि कथनों में आप कैसे पता करें कि ये किस राइटर का कथन है। तो फिर आप शुक्ल जी की बुक तो पढ़ेंगे ही, तो शुक्ल जी के कथन आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों की जहाँ तक बात है तो उनके कथन परंपरा से रिलेटेड होते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन आप देखेंगे या उनकी हिंदी देखेंगे तो वो बहुत संस्कृत हिंदी बोलते हैं, मतलब उनकी हिंदी बीमार होती है, तत्सम सब बहुत ज्यादा होते हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन हो सकते हैं। मैक्सिमम 100% किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही कथन होंगे। और जैसे कि रामविलास शर्मा के कथन आते हैं, तो रामविलास शर्मा के कथन में भाषा और समाज को बहुत तरजीह दी जाती है। जैसे कि जातीय परंपराएं उनके कथनों में हमेशा से लगभग विद्यमान रहती है कि ये हिंदी जाति की परंपराएं ईटीसी। तो इससे आप रामविलास शर्मा के कथन फाइंड आउट कर सकते हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी की जहां तक बात है तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो शुक्ल जी को और द्विवेदी जी को लेके साथ साथ चलते हैं। उनका एक तरह से समन्वयपूर्ण दृष्टिकोण है। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जहाँ पे दो राइटर्स की तुलना की गई हो या दो राइटर्स को समन्वित करके एक साथ उनके बारे में कहा गया है, तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी की खासियत ये है कि वो संवेदना पक्ष को लेकर ज्यादा चलते हैं। तो संवेदना शब्द अगर आता है तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ही कथन होगा। और नामवर सिंह की जहाँ तक बात है तो नामवर सिंह का आप पढ़ेंगे कथन तो टेस्ट सीरीज में बहुत सारे कथन दिए जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज में जितने सारे कथन दिए जाते हैं वो सब अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ ना कुछ शब्द पकड़ेंगे तो आपकी पकड़ में आएंगी कि ये इनके कथन है, ये उनके कथन है। तो कथनों में इस तरह से आप कर सकते हैं। और जहाँ तक कि टेस्ट सीरीज के नंबर की बात है तो टेस्ट सीरीज में क्या होता था कि पहले हम लोगों का भी नंबर बहुत कम आता था। मेरी क्या होता कभी कभी ऐसा कि 68 62 तक आराम से पहुंच जाता था कि इतना ही होगा। और शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही होगा, 62 65 के आगे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं और कट ऑफ जाती है सीधे 82 84, तो फिर कैसे हो पाएगा। और ऊपर से क्वेश्चन इतने टफ है तो फिर क्या कीजिए, आप टेस्ट सीरीज लगातार देते रहिए, बार बार देते रहिए। जो पार्ट आपका कमजोर है, टेस्ट सीरीज देने से फायदा ये होगा कि जो पार्ट आपका कमजोर है वो आपको समझ नहीं आएगा, आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, 4 पार्ट है। तो आदिकाल में सरस्वती गोविंद पांडे से आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो इसके बाद वो पढ़िए, इसके बाद एमसीक्यू दीजिए। जितने सारे क्वेश्चंस आप करेंगे आपको उतनी ज्यादा आसानी होगी। इसके बाद फिर भक्तिकाल पे आइए, भक्तिकाल तो इम्पोर्टेंट है ही, भक्तिकाल को ध्यान में रखिए और जो उनके प्रतिनिधि कवि है खास करके उनको। और रीतिकाल में क्या कीजिए, रचनाओं की भरमार है तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो रीतिकाल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उनके जो वो होते हैं, कविताएं होती है, मतलब 2-2 लाइन के दोहे होते हैं या जो भी होता है वो पढ़िए। वो सरस्वती गोविंद पांडे से अगर आप कवर करेंगे तो मुझे लगता है कि सारे के सारे कवर हो जाएंगे। फिर आते हैं आधुनिक काल पे। तो आधुनिक काल में जो होता है कि आप पद्य वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, वो थोड़ा सा है। इसके बाद उपन्यास, नाटक, कहानियां, ये सब तो ये सब आप आराम से कवर कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज देने से आपका फायदा यही होगा कि आप समझ पाएंगे कि कौन सा पोर्शन कमजोर है, आप उस पर काम कीजिए, मार्क्स अच्छे आएंगे। लास्ट में आपका 90 मार्क्स 92 मार्क्स जब आने लगे तो आप समझ जाइए कि हाँ चांसेस है, पूरी तरह चांसेस है। तो आप सीरीज पे भी ध्यान दीजिए और रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आप इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। अगले प्रतिभागी है हमारे साथ निरंजन सिंह डांगी। निरंजन जी, आप प्रश्न पूछिए, आपका माइक ऑन कर दिया गया। आप सभी को नमस्कार। मेरा क्वेश्चन नेहा दीदी से है। दीदी, हमको टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आते हैं, जैसे शुक्ल जी की 2 कथन आ गए और उनमें से आता है कि इनमें से सबसे ज्यादा उचित कथन कौन सा है, तो मतलब इसको कैसे करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये कि मतलब अभी हम लोग टेस्ट सीरीज, हमारा मिक्स टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, तो मतलब नंबर बहुत कम आते हैं तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है, और सबसे ज्यादा नंबर कहीं कटते हैं तो कथन में कटते हैं। तो पहला मेरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि मतलब जब शुक्ल जी की 2 कथन आ जाते हैं और उनमें ये कहते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा उचित कथन कौन सा है, तो मतलब एकदम डब्बा गोल हो जाता है। तो जहाँ तक शुक्ल जी के कथनों की बात है कि शुक्ल जी का ये कौन सा कथन सबसे उचित है, तो आप वो उनकी शुक्ल जी के निबंध है ना, चिंतामणि करके एक पतली सी बुक है, तो अभी टाइम में मुझे लगता है कि आप उन सारे निबंधों को पढ़ लीजिए। और जितने भी ये कथन आते हैं कि उचित है कि नहीं उचित है, तो वो शुक्ल जी के जो निबंध है उन सब में इंक्लूडेड है। तो अगर आप उनके निबंध पढ़ लेंगे ना तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं।
और टेस्ट सीरीज के नंबर के बाद जैसे कि मैंने पहले कहा कि शुरू में मार्क्स आपके बहुत कम आएंगे, लेकिन अब जब आप उस पर हार्ड वर्क करते रहेंगे, स्मार्ट वर्क करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होते जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, घबराइए मत, आसानी से पढ़ते रहिए बस। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी है हमारे साथ पुष्पांजलि। पुष्पांजलि जी प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन प्रखर से है। सर आप ये बताइए कि जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे में आलोचना वाला पोर्शन है, जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसको कैसे कवर किया था, आलोचना और निबंध वाला, क्योंकि वो इतना अधिक है और उसमें नाम भी इतने अधिक है और उसके साथ साथ लेखक भी इतने अधिक है, तो उसको कैसे कवर किया था आपने? हाँ हाँ, देखिए आलोचना में ये है कि मैं पूरे का बता देता हूँ। मेरा पढ़ने का जो है कि महत्वपूर्ण मतलब आधार से ऊपर की तरफ को बढ़िए। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद आप अन्य को कवर कीजिए। आलोचना में भी यही करिए। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण मतलब जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं उनकी किताबें। जो बड़े आलोचक हैं, बड़े आलोचकों के नाम मैं नहीं दोहराऊंगा, आप सब जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे तो गोविंद पांडे देखिए, जान जाएंगे, बताया ही गया होगा आपको। शुक्ल हैं, द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं। इस तरह के आलोचकों की किताबें याद कर लीजिए। इनकी किताब नामवर सिंह की किताबें जैसे हैं तो उनको सन के साथ याद कर लीजिए। क्रम पूछ देता है कई बार। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण की तरफ बढ़िए। बेस आपका क्लियर होना चाहिए। यही चीज निबंधों में है। महत्वपूर्ण निबंधकार पहचानिए, महत्वपूर्ण निबंध पहचानिए। जो निबंध कहीं के सिलेबस में लगे हुए हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। सिलेबस देखिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। यही मेरा कहना है। उनको फिर बाद में रिवाइज कीजिए बार बार। आशुतोष अगला प्रश्न लीजिए आप। आशुतोष आवाज आ रही है आपको? जी जी आ गई। वो थोड़ा नेटवर्क स्लो हो गया तभी। अगले प्रतिभागी है हमारे साथ भावना शर्मा। भावना जी माइक ऑन कर दिया गया है आपका, प्रश्न पूछिए। शायद भावना जी है नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंस अगले प्रतिभागी के रूप में हमारे साथ है प्रिंस। प्रिंस जी प्रश्न पूछिए। हेलो, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न कोई भी भैया बता दें कि मुझे शुक्ल जी वाली बुक पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्या मैं उसको स्किप करके रामचंद्र चतुर्वेदी पढ़ सकता हूँ? क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ने का 7-8 बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसे। मुझे लगता है शुक्ल का के उत्तर अलावा मनीष जी दें। आकांक्षा दें। आकांक्षा या मनीष जो भी देना चाहें। प्रखर आप भी बता दीजिए और मनीष जी भी इस पर बता दें, ज्यादा ठीक रहेगा। जी, आपने कहा कि आपने बहुत ट्राई किया और आपसे हो नहीं रहा है, तो ऑफ कोर्स आप पढ़िए, क्या बोलते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी या विश्वनाथ त्रिपाठी, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है रामचंद्र शुक्ल का। तो अगर आप वैसे नहीं पढ़ पाते हैं तो दृष्टि में रामचंद्र शुक्ल के जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है, लाइंस हैं, वो दिया हुआ है, तो आप उससे उसको देख सकते हैं। क्योंकि आप बिना उसको पढ़े आप मतलब एकदम इसेंशियल हो गया है जेएनयू के एंट्रेंस के लिए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को देखते हुए आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो दृष्टि से आप उसको पढ़ सकते हैं। और ऐसे आप जैसा बोले कि आपसे हो नहीं रहा है, तो 8 बार ट्राई किए हैं, तो यही सबसे अच्छा हमको लग रहा है कि आप दृष्टि से उसका जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उनका, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अगले प्रतिभागी है हमारे साथ हिमांशी दहिया।
प्रश्न पूछिए हिमांशी जी। हाँ, मेरा प्रश्न मतलब सबसे ये है, मेरे को ये पूछना है, जैसे कह रहे हैं कि इस बार पैटर्न बदल देंगे, मतलब जो पिछले जैसे जब से वो ये एमसीक्यू वाला हुआ है, तो जो हम जेएनयू के प्रीवियस ईयर सॉल्व करके मतलब उसी पैटर्न के हिसाब से आएगा, या फिर इस बार मतलब कुछ अलग होने वाला है पेपर में? जी कि जैसा कि आप 2019 से हो रहा है एमसीक्यू, अभी 3 वर्ष हुआ है। अगर आप तीनों वर्ष को देखते हैं तो लिंक वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। फर्स्ट जो था वो थोड़ा सिंपल था। 2020 वाले में कथन बहुत सारे पूछे, जो कथन निष्कर्ष वाले होते हैं प्रश्न वो ज्यादा थे, और इस बार थोड़ा भाषा खंड से भी बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर इसको देखते हुए आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी तैयारी पूरी होलिस्टिक होनी चाहिए, आप किसी भी पोर्शन को छोड़ नहीं सकते हैं। कि ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि भाषा खंड से नहीं क्वेश्चन आते हैं या एक याद आते हैं तो छोड़ दे। तो आप काव्य शास्त्र को भी उतना ही वेटेड दीजिए, और भाषा खंड को भी, और इतिहास वाले भी। मतलब आपको पूरे सभी को एक साथ लेके चलना है। लेकिन हाँ, जो मेन इम्पोर्टेंट पोर्शन है उनको आप पहले वो कवर कीजिए, और बाकी जो है वो करते रहिए, किसी को छोड़ना नहीं है। एक बार भी आप पढ़े रहिएगा तो ट्यूशन हो जाते हैं। आपका इंट्यूशन काम करता है। अगर ऐसे एकाएक पूरे नया आ जाएंगे तो आपको परेशानी हो जाएगा, और आपका जो तुका जिसको बोलते हैं वो सही नहीं लगेंगे। लेकिन यही है, मेरा कहना है कि आप सभी को पढ़िए, और किसी पोर्शन को छोड़िए ना। अगर सब आप पढ़े रहिएगा तो कोई भी कैसा भी चेंज करे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद भैया। अगले प्रतिभागी हैं हमारे साथ। जी एक लाइन मैं इसमें जोड़ दूं इस सवाल के जवाब में, कि आप देखिए जब कठिन की तैयारी करेंगे तो सरल अपने आप हो जाएगा। तो अगर जेएनयू का कठिन होता है, और अगर ऑब्जेक्टिव होता है और आसान होता है हिंदी साहित्य वाला पोर्शन अपेक्षाकृत पहले से, तो अगर आप कठिन की तैयारी करते हैं तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आसान की तैयारी करते हैं तो फिर कठिन नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है प्रखर पहले जी, वाले के पैटर्न के हिसाब से। जी जी। प्रखर जी, मेरा आपसे एक सवाल था। मेरा मतलब सवाल ये था कि जैसे हर बार पेपर जेएनयू बनाता था, तो इस बार भी वही बनाएगा? जैसे कह रहे हैं कि सीयू सेट आ रहा है, मतलब वो तो चलो 12th के बाद है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो एमए एंट्रेंस का जो पेपर था वो मॉडिफाई होकर मतलब कुछ अलग आएगा इस बार? लाइक एक यूनिवर्सिटी डिसाइड ना करके लाइक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज, या फिर पेपर का पैटर्न ही बिल्कुल बदल दे? मैं इस हिसाब से पूछ रही थी। हाँ हाँ, मुझे लगता है अभी पैटर्न क्लियर हुआ नहीं है कि कौन बनाएगा पेपर और कैसा। जैसे ही पैटर्न क्लियर होता है उसके बाद एनटीए की वेबसाइट पे सैंपल क्वेश्चन पेपर आएंगे, उनको देख के हम तैयारी अपने अपने हिसाब से उस दिशा में कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। अगले प्रतिभागी हमारे साथ है प्रदीप राज पुरोहित। प्रदीप जी प्रश्न पूछिए, माइक ऑन है। प्रदीप शायद है नहीं, चलिए। मोनिका जी अगले प्रतिभागी है हमारे साथ, मोनिका। भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझको ना डेट, मेरा नाम सुप्रिया है, तो मुझको ना डेट जो होती है ना उसको याद करने में बहुत कंफ्यूजन होती है, और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो रचनाएं हैं उनके नाम में भी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, ये किसकी रचना है, इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आप इसको थोड़ा आइडिया बताएं कि मैं डेट्स को कैसे क्लियर करूं और याद करूं। इसका जवाब आकांक्षा दे, और उसके बाद प्रखर भी इसमें जोड़े। डेट वाली समस्या जेएनयू के लिए भी काम आएगी और नेट जेआरएफ के लिए भी। तो इसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं डेट को? तो डेट डेट के लिए मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने गोविंद पांडे को उसके लिए थोड़ा प्रेफर किया था, ताकि मैं डेट्स याद कर लूं, क्योंकि उसमें टेबल बनाकर दिया रहता है। तो फिर भी मुझे काफी नहीं याद होता था, लाइक डेट्स और सन वगैरह नहीं याद होते थे, ईयर्स नहीं याद होते थे। तो मैं पहले लिखकर याद करने की कोशिश करती थी, और उसके बाद फिर भी अगर नहीं याद होते थे तो फिर मैं उसको एक जब मैंने नेट जेआरएफ वाले क्वेश्चन पेपर्स देखे, तो मैंने देखा उसमें प्रकाशन वर्ष पूछता है। तो फिर मैंने क्या किया कि रचनाओं को लिया, ये याद किया कि ये पहले आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया। मतलब मैंने ईयर्स एग्जैक्ट नहीं रटे, ईयर्स एग्जैक्ट नहीं आते, मैंने ये याद किया कि ये पहले आया, ये उसके बाद आया। और
जैसे रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा है, और उसके बाद उन्होंने जायसी का भी लिखा है, उन्होंने सूरदास जी के ऊपर भी लिखा है। तो मैंने उनका क्रम याद किया कि पहले उन्होंने सूरदास को मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उस ऑर्डर को याद किया कि इन्होंने पहले ये रचना लिखी, उसके बाद इन्होंने ये रचना लिखी, एंड इसके बाद उन्होंने ये रचना लिखी। ऐसे ही मैं हर लेखक का एक क्रम याद कर लेती थी, और लेखकों का भी क्रम याद करती थी कि इनका जन्म, मुझे जन्म के वर्ष नहीं याद रहते थे, पर मुझे ये याद रहता था कि इनका जन्म इनके पहले हुआ है, और ऐसे ऑर्डर बनता चला आ रहा है। और मैं ईयर्स याद करने का एक और अच्छा तरीका यही बताऊंगी कि आप बार बार लिखें और उससे याद करें और रिवाइज करते रहें। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी इसमें आप प्रखर 1-2 मिनट इसमें प्रखर आप भी जोड़िए, और जैसे अभी आकांक्षा ने बताया है कि हम जो लेखकों की रचनाओं का क्रम याद कर ले, लेकिन कभी कभी इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक रामचंद्र शुक्ल की रचना दिए, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की दिए, और फिर एक नामवर सिंह की दे दिए, और फिर एक रामविलास शर्मा की। तो यहाँ सारी रचनाएं अलग अलग लेखकों की है। अगर हम यहाँ पर डेट याद नहीं रख पाते तो फिर मुझे लगता है कि ये प्रश्न गलत भी हम कर पाएंगे, हो सकता है। तो प्रखर आप इसमें जोड़े कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? मैं इसका एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि अगर सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना है उन ऑप्शंस को। लाइक अगर वो कवि एकदम समकालीन नहीं है या लेखक समकालीन नहीं है, तो वो काफी इजी हो जाता है हमारे लिए कि उसमें 2 लेखक या कवि ऐसे होंगे जो बहुत पुराने होंगे और 2 नए होंगे, तो उससे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। और अगर ऐसा है कि वो चारों समकालीन ही दिए हुए हैं और एकदम बहुत कम अंतराल है उनके जन्म में और उनकी रचना, जब वो रचना करते हैं उनके लेखन में, तो भी हम उससे थोड़ा सा अगर एलिमिनेशन से उस ट्रिक को अपनाएं तो फिर उसे टैकल कर सकते हैं। और अगर बहुत ही लाइक 1910 ही अजय नागार्जुन और इन लोग का युग जो है उसमें समकालीन लेखक हैं और एकदम एक ईयर्स का इनका होता है, गैप रहता है जन्म का या लेखन का, तो फिर इसमें मैंने तुक्का को ही मतलब गेस वर्क को ही प्रेफर किया था। अब प्रखर बताएं। हाँ, एलिमिनेशन वाला तो टेक्निक है ही सबसे बढ़िया मुझे लगता है, और उसके अलावा कोई रास्ता उस समय बचता भी नहीं है। डेट याद करने का और सन याद करने का फंडा जो मैंने अपनाया था, क्योंकि बहुत वक्त था नहीं मेरे पास उसमें, तो मैं क्या करता था कि जो नोट्स मैं बनाता था उसके अंत में अलग अलग काल खंडों के जो महत्वपूर्ण कवि थे उनके जन्म के वर्ष मैंने लिख लिए थे, और उनको क्रमवार, और फिर उनको लिखने के बाद आपको फेरने में आसानी होगी, क्योंकि आप ऐसे शुक्ल पलटते पलटते नहीं उसको देखेंगे कि चिंतामणि का सन ये है, भूषण का सन ये है, तो इसमें आपका दिन निकल जाएगा। पीछे लिख लीजिए और फिर उसको, कितना टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, 10-15 मिनट अगर आप उसको रोज रिवाइज करेंगे तो वो याद हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण का सबसे पहले याद कीजिए। यही चीज काव्य की जो महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं, पद्मावत या रीतिकाल के काव्य ग्रंथों का, और जो सूफी काव्य धारा के काव्य ग्रंथ हैं उनका क्रम अक्सर पूछ देता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है वो। उनको लिख लीजिए पीछे कहीं भी किसी भी नोट्स में, तो उनको याद में रखिए। और अगर ये आपसे आलोचकों की रचनाओं का क्रम पूछ लेता है, क्योंकि क्रम पूछते हैं, नेट जेआरएफ में तो ज़्यादा पूछता है, एएमए के एंट्रेंस में क्रम कम पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं पिछले कुछ सालों से। तो क्रम में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आलोचकों का क्रम समझना होगा। जैसे शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताबों का दे देता है, तो आप ये जानिए कि शुक्ल जी की मृत्यु 1900, मुझे ठीक से याद नहीं, 40 के आसपास हो गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाद में काफी रचनाएं लिखी। तो जब कोई रास्ता न बचे तो जितना समझ में आए, कुछ ना होने से थोड़ा होना बेहतर। तो जो आपको समझ में उस समय आप अपनी दृष्टि के हिसाब से करिए, निगेटिव मार्किंग संभवतः होगी नहीं, तो ये फंडा आप अपना सकते हैं। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, उसको रोज फेरिए, आराम से याद हो जाएगा। कंफ्यूजन पर काम करते रहिए, कंफ्यूजन मत रहने दीजिएगा। हेलो जी पूछिए। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मैं तो जैसे बिल्कुल न्यू हूँ
और ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है। सिर्फ बुक्स जो भैया ने स्टेटस अबाउट में जो भी है उसमें डाल रखी थी ना, उनका पता है मुझे, और वो भी अभी तक नहीं आई है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे क्या करना है। बिल्कुल मतलब मुझे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना है, और मैं जुड़ी भी थोड़ा लेट थी, तो हो सकता है आपने बताया हो, लेकिन वो मुझे आज शुरू का दिन था ना, तो एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अभी भी जैसे पीछे नंबर आया था ना, तो माइक जैसे पता नहीं चल रहा था मतलब कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो मुझे ना बिल्कुल शुरू से पूछना है। अब जैसे भैया जो टेस्ट सीरीज वगैरह डालते हैं वो मुझे अभी से देनी है, क्योंकि मैंने कोशिश की, तो मुझे तो जो पीछे के क्वेश्चन आंसर भी देखे थे ना, जो आए हुए थे पेपर जो होते हैं, उनसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब मैं कर ही नहीं पा रही हूँ उन्हें। मुझे कैसे क्या करना है, मुझे बिल्कुल शुरू से जानना है। आकांक्षा, आप बताइए, मतलब एकदम कोई न्यू स्टूडेंट आता है और जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं, तो 3 महीने के अंदर वो क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी पुस्तक उसको पढ़नी चाहिए? क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र अगर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं इससे सहमत नहीं नहीं हूँ, नहीं कि नहीं 3 महीने में इतनी मोटी बुक हाँ तो वो हाँ नहीं हाँ पढ़ पाएंगे। इसके हाँ, मैं अतिरिक्त क्या वो रास्ते सजेस्ट हो नहीं सकते करने वाली। हाँ, तो अगर आप एकदम न्यू हैं इसमें, तो सबसे पहले आपको सिर्फ ये है, आप दिमाग में रखिए कि जेएनयू की एक सीट आपकी है सबसे पहले, और इसके अलावा आपको इधर उधर के कंपटीशन से, इधर उधर के डिमोटिवेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको अगर बुक लिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ठीक है, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। तो जब जागो तभी सवेरा। आप तो अभी भी शुरू कर सकते हैं, इतना कम टाइम नहीं है। तो आप सबसे पहले विश्वनाथ त्रिपाठी जी को ले लीजिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। अगर वो अभी नहीं आई है आपके पास, या ऑर्डर किया हो आपने, जैसा भी आपने बताया, तो फिर आप यूपी बोर्ड से हो तो हिंदी साहित्य का इतिहास लगा होता है टेक्स्ट बुक में शुरू में ही, या स्टेट बोर्ड्स में शायद लगा रहता है, तो आप उसे पढ़ लें पहले। फिर उसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी वाली बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, और इसके बाद जब आपकी वो कंप्लीट हो जाए, वो बहुत पतली सी बुक है, इसके बाद आपको सीधे रामचंद्र शुक्ल जी या हाँ, आपको फिर उसके बाद गोविंद पांडे पढ़ना चाहिए। और गोविंद पांडे आपको लगेगा कि ये तो काफी ज्यादा इसमें कंटेंट दिया हुआ है, हम नहीं याद कर पाएंगे, तो मैंने हाँ, मैंने डिमोटिवेशन से बचने के लिए क्या किया था, 2019 वाला क्वेश्चन पेपर काफी इजी आया था, और उसे मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इतना अपनी सीरियस प्रिपरेशन के दौरान उसको देखा होगा, या सब लोग उसे इग्नोर ही करते थे। पर मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ उसे ही पढ़ा है, उसी से अपने आप को एनालाइज किया है। तो वो काफी इजी है, आप उसे देखिए, फिर उससे देखिए कि आपको कितने कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें से, विश्वनाथ त्रिपाठी जी से ही। और जब आप विश्वनाथ त्रिपाठी खत्म कर लें, गोविंद पांडे, फिर आप पढ़ना शुरू करें, फिर से उस 2019 वाला क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें आप देखें कितना बन रहा है। अगर आपकी थोड़ा सा स्कोर्स आपके बढ़े हैं तो ठीक है, फिर आप गोविंद पांडे जब पढ़ लेंगी, फिर 2020 वाला जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर उठाएं, उसे देखें, तो आपका ये लेवल अप होता जा रहा है, और उसको एक लेवल बना लें। 2020 वाला पेपर देखें, फिर उसको करते रहिए। जब गोविंद पांडे आपका कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप रामचंद्र शुक्ल उठा लीजिए। इन तीनों बुक्स में आप एकदम इन्हीं को फॉलो करिए, और इसके अलावा आपको इधर उधर की बुक्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गोविंद पांडे, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, ये तीनों बुक्स, और जो मैंने बताया वो सबसे ज्यादा, मतलब ये काफी है, इतना काफी है कि आप 3 महीने की प्रिपरेशन में अच्छा कर सकते हो, और आप जेएनयू में सिलेक्शन आपका हो सकता है। और साथ में आप लिख लिख कर पढ़ेंगे तो वो सॉलिड रहेगा, और आपको बार बार ऐसा नहीं होगा कि अंत में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत हो। तो सिर्फ विश्वनाथ त्रिपाठी, गोविंद पांडे, रामचंद्र शुक्ल इतना पढ़ें, टेस्ट देते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उससे आप सॉल्व करें, आपको लगेगा कि नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप पढ़ते रहेंगे, फिर से टेस्ट देते रहेंगे, तो वो लेवल अप होता जाएगा, और आपको मोटिवेशन आएगा अंदर से कि आप कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आप 19 वाला क्वेश्चन पेपर उठाइए, सिलेबस उठाइए, विश्वनाथ त्रिपाठी वाली बुक उठाइए, वो पढ़ के 19 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद गोविंद पांडे पढ़िए, और उसके बाद 2020 वाला क्वेश्चन पेपर करिए। रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो जो एनटीए की वेबसाइट में कुछ क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, और
हाँ, DU और BHU के क्वेश्चन पेपर्स जरूर पढ़ लें, एंट्रेंस वाले, क्योंकि वो भी इजी रहता है, तो आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, कर सकते हैं आप। हाँ, इतना ही मेरी तरफ से। और आशुतोष जी, आशुतोष एक अंतिम प्रश्न और ले लीजिए, एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे शुभम जी। तो आशुतोष जी एक अंतिम प्रश्न और ले लीजिए किसी का भी। जी भैया, अंतिम ही बचा हुआ है, मुकेश साहू जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, माइक ऑन कर दिया गया है। शायद मुकेश जी है नहीं। चलिए ऋषि वर्मा, ऋषि वर्मा जी प्रश्न पूछिए। हेलो, जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, प्रश्न बोलिए। मैं सारे लोगों ने तो पढ़ाई लिखाई से क्वेश्चन पूछ लिया, पर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल से रिलेटेड। मतलब मैंने रिजल्ट देखा तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनको डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल मिलता है, प्रॉक्स। 2-4 लोग ऐसे एक्सेप्शन में होते हैं जिनका बिना डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल के सिलेक्शन हो जाता है। तो जिनको डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल नहीं मिल रहा है उनको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? प्रखर, इसका उत्तर आप देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपका शायद बहुत कम था या शायद नहीं था, तो आप देखिए इस स्थिति में आप सबसे जो एक तरीका है वो कोई तरीका नहीं है, वो सीधी सी बात है कि आपको अपना बेस्ट देना ही होगा। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है तो ये जान लीजिए कि आपको अगर बाकी सब जूतों के साथ दौड़ रहे हैं तो आपको बिना जूतों के दौड़ना है, और मुश्किल है आपके लिए, लेकिन संभव नहीं है, हर बार लोग करते हैं। और इसके लिए एक स्ट्रेटजी से तैयारी कीजिए और टॉपिक्स छोड़िए मत, क्योंकि मैं अपना बताऊं तो मैंने छोड़े थे टॉपिक्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़िए, लेकिन ईमानदारी की जहाँ बात है तो 2.5 महीने थे मेरे पास, काव्य शास्त्र को मैंने शुरू में छोड़ा था। तो अगर आपके पास क्वार्टाइल नहीं है तो आप टॉपिक्स मत छोड़िए, सारे टॉपिक्स कवर कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसका मैं एक तरीका बता दूं कि क्वार्टाइल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये कीजिए, इससे हो जाएगा। सीधी सी बात है, आप अपना बेस्ट दीजिए और टॉपिक्स ना छोड़िए, रिवीजन करते रहिए बस, और अच्छे की उम्मीद कीजिए। तो ये मत सोचिए कि किसी का होता नहीं है, होता ही है क्वार्टाइल ना मिलने वालों का भी। ठीक है। हाँ, एक अंतिम प्रश्न, मतलब चारों वक्ताओं से एक एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ, सभी अभ्यर्थियों की तरफ से। तो मैं नेहा से जानना चाह रहा हूँ कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है उसको अगर हमें 2 महीने में पूरा पढ़ना ही है, कोई नया बच्चा भी आ रहा है और जो कोई पढ़ भी रहा है, तो उसको रिवीजन के साथ हम परीक्षा की दृष्टि से किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं जिसको हमें बिल्कुल देखना ही देखना है, और क्या हम बिल्कुल छोड़ दें। जैसे मुझे लगता है रीतिकाल का बहुत कुछ बहुत फालतू है, उसको छोड़ देना चाहिए, इस तरह से। और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में क्या क्या हो सकता है, नेहा आप बताएं थोड़ा। एक बार क्या कीजिए कि रीडिंग कर लीजिए पूरी तरह से। तो पहली बार क्या होगा कि कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पढ़ गया, सब कुछ ऊपर से जाएगा कि क्या लिख दिया है, इनके होता है। तो एक बार रीडिंग कीजिए, 2 बार रीडिंग कीजिए, 2 बार रीडिंग कर दिया तो थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। इसके बाद जब आप तीसरी बार रीडिंग करेंगे, एक बार पेंसिल से हाईलाइट कीजिए, इसके बाद पेन से करिए, इसके हाईलाइट उन चीजों को हाईलाइट कीजिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न उठता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे आदिकाल में जब हम आएंगे तो उन्होंने 4 प्रबंध में बांटे हैं। तो जब आप दृष्टि वाली बुक लेते हैं तो उसमें शॉर्ट में रामचंद्र शुक्ल के जो इम्पोर्टेंट दृष्टि वाली बुक नहीं है आपके पास, मुझे लगता है कि रीतिकाल का इम्पोर्टेंट है भी। और रीतिकाल की तैयारी मैंने इस तरह की थी कि किस नोट बना लिया, इस तरह की कवि का नाम लिखो, उसकी रचना लिखो, और जैसे उनकी कविताएं या जो दोहे दिए गए हैं वो शॉर्ट में लिखते गए। तो इससे रीतिकाल हो सकती है। और रीतिकाल बहुत बहुत ज्यादा है, अगर वो हम इस तरह से कर लेते हैं तो एक छुटकारा मिल जाएगा।
इसके बाद आधुनिक काल ज्यादा कुछ है नहीं शुक्ल जी के बुक में, क्योंकि वो उनका काल आधुनिक काल, उनका जो समय था वो आधुनिक काल ही था, तो वो ज्यादा लेखकों के बारे में लिख नहीं पाए हैं। तो आधुनिक काल पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे प्रतिनिधि सहवाग के लेखक है, 4 लेखक है, तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में दिया गया है, बहुत ज्यादा नहीं दिया गया है। तो सबकी रचनाएं देखनी है, सब कुछ कवर करना है। और आदि कथन क्या होते हैं, ज्यादातर कथन क्या होता है कि कोई प्रतिनिधि कवि है तो उनके वाले पोर्शन से कथन लिया जाता है, और आदिकाल से ज्यादा कथन लिए जाते हैं, भक्ति काल से लिए जाते हैं। और इसी काल में क्या होता है, जैसे पद्माकर को ले लीजिए और घनानंद को ले लीजिए, पद्माकर, आलम, ऐसे अपार कवि है जिनका नाम बार बार हमारे सामने आता है। तो उनका वाला जो है, उनका वाला आगे से पढ़ना है और उनकी रचनाएं भी कवर करनी है। बाकी सबकी अगर जिनका नाम नहीं सुना है या जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो उनकी रचनाएं लेने से मुझे लगता है कि कवर हो जाएगा। और अगर कोई टेस्ट सीरीज कर रहा है तो टेस्ट सीरीज में रिसाल के जितने कथन आ सकते हैं वो सब कवर किए गए होते हैं। और जहां तक रही रचनाओं के क्रम की बात, जो सभी ने प्रश्न किया और सबने उत्तर भी दिया, तो मैंने क्या किया था कि रचनाओं के क्रम में, जैसे कि निराला जी की रचनाएं हैं, तो निराला जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो हम एक कहानी बना करके उनकी सारी रचनाएं याद कर सकते हैं। जैसे अनामिका, परिमल और गीतिका तुलसीदास के पास गए, तो वहां पर उन्होंने कुकुर मुद्दा लिखा। इस तरह से मतलब कहानी हम बना लेंगे, इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो क्रम अच्छे से डिसाइड हो जाएगा, और फिर हमें बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा कि हम क्रम कैसे याद करें और इक्वेशन कैसे याद करें। और इक्वेशन से बहुत ज्यादा कितने क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आएंगे। तो इस तरह से हम अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ठीक है नेहा। प्रखर से भी इसी तरह का एक सवाल है, वो गोविंद पांडे को लेकर है। कई विद्यार्थी पूछते हैं कि गोविंद पांडे में भी क्या क्या छोड़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि बहुत कम चीजें होगी जो छोड़ी जा सकती हैं, और जो गद्य वाला पोर्शन है वहाँ पर उपन्यास कई सारे हैं, आलोचना निबंध का जैसा एक प्रश्न आया भी था। तो क्या क्या आपको लगता है कि इन लेखकों को या इस चीज को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए गोविंद पांडे में, और आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में भी इस तरह से क्या चीजें हो सकती है? प्रखर। महत्वपूर्ण वाली जो बात है मेरी नज़र में, तो वो खुद को समझना होगा कि महत्वपूर्ण क्या है। मैंने तो अपनी नज़र से, मैंने अपना शुरू में भी बताया था कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखे, टेस्ट सीरीज का देता ही था। इस तरह से जो नज़र बनी उससे एक टिक कर लिया मैंने गोविंद पांडे में कि सबसे पहले मुझे इन उपन्यासकारों के उपन्यास पढ़ने हैं जिनको मैंने सुना था। हम महत्वपूर्णों को ज़्यादा सुनते हैं, तो मैंने उनको टिक कर लिया था सबसे पहले उनको। सीधी बात है, सबसे आसान मतलब सबसे महत्वपूर्ण आप सबसे पहले पढ़िए इसमें भी। और आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल में जो मुझे लगता है उसमें तो उसका महत्वपूर्ण ही है, उसमें मत छोड़िए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें छोड़ने में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। कई बार, अब उदाहरण मैं दूं तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का उन्होंने क्रम पूछ दिया था पिछली बार, तो वो कोई याद नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें और भी पूछ सकते हैं। तो नज़र में बाकी जो मैटर करता है वो है आपका समय, आपके पास कितना समय है उस हिसाब से आप दीजिए। अगर आपके पास 1 ही महीना है तब मैं सलाह दूंगा कि आप उपन्यासकारों में जो मुख्य हैं, अब अगर मैं अभी नाम दोहराऊंगा तो उतने अच्छे से नहीं दोहरा पाऊँ, लेकिन उपन्यासकारों में मुख्य उपन्यासकारों को पढ़िए, इतिहास में जिनका नाम आ रहा है, जो आधार माने जा रहे हैं, जिन्होंने दिशा तय की कि आगे की दिशा क्या होगी उपन्यासों की, जिन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव किए, उनको पढ़िए, उनके महत्वपूर्ण उपन्यासों को पढ़िए। उदाहरण दूं अगर तो नाटक में भारतेंदु जी, इस तरह के उपन्यासों में प्रेमचंद, इनको ध्यान में रखिए। अगर आपके पास 1 ही महीना है तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और जो क्वेश्चन पेपर्स में उपन्यासकार पूछे जा रहे हैं या उपन्यास पूछे जा रहे हैं, उनके उपन्यासों को भी पूछिए। अगर नरेंद्र कोहली को पूछा जा रहा है तो फिर आप ये समझिए कि नहीं, नरेंद्र कोहली महत्वपूर्ण है और उनके उपन्यासों पर आपको नजर डालनी होगी अपने समय के हिसाब से। यही कहूंगा मैं। अगला प्रश्न है मनीष जी से। मनीष जी, जैसे कोई भी दूसरी स्ट्रीम से हिंदी की तैयारी करता है तो थोड़ी मुश्किल तो होती है, और सबसे पहले हम भी एक पुस्तक बताते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो मुझे लगता है कि आपने भी उसको सबसे पहले देखा होगा।
तो वो जेएनयू के एग्जाम में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और दूसरा राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है वो कितना महत्वपूर्ण है जेएनयू और डीयू और जो बीएचयू आपने तीनों शायद दिए होंगे इन तीनों एग्जाम की दृष्टि से, विश्वनाथ त्रिपाठी और राम स्वरूप चतुर्वेदी। जी भैया, मैंने राम स्वरूप चतुर्वेदी नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में तो उतना हमें पता नहीं है। और विश्वनाथ त्रिपाठी नन हिंदी, जो हिंदी बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत संक्षिप्त और बहुत सरल भाषा में लिखे गए हैं। और अगर हम तो सिर्फ जेएनयू दिए थे, क्योंकि हम कहीं दे नहीं सकते थे, क्योंकि 10th के बाद मेरा कहीं हिंदी नहीं रहा था, तो हमने सिर्फ जेएनयू दिया था। लेकिन बाकी क्योंकि हम बीएचयू से रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त बीएचयू में हैं, डीयू में हैं, एचयू में हैं, तो जो उनका पेपर हमने देखा तो उसमें अगर बीएचयू के लिए हम मुख्य रूप से बात करें, तो अगर आप विश्वनाथ त्रिपाठी पढ़ लेते हैं, थोड़ा काव्य शास्त्र और व्याकरण देख लेते हैं, तो आपको बीएचयू हो जाएगा, इतना उसमें रहता है। मतलब बहुत अच्छी बुक है। अगर आप शुरुआत करते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी से तो बहुत अच्छी बुक है। उससे आप जेएनयू में सिलेक्शन तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपका एक जो अच्छा बेस तैयार हो जाता है, और उसके बदौलत बाकी यूनिवर्सिटियां उससे बहुत पूछती है क्वेश्चन। तो अगर वो आप तैयार करते हैं ना, तो आपको क्या इम्पोर्टेंट है ये आपको पता चल जाता है कि कबीर हैं, तुलसी हैं, जयसी हैं, तो ये सब जितने भी उसमें मुख्य मुख्य कवियों के बारे में दिया गया है, तो आप उससे बेस बनाइए। और उसके बाद आप अगर गोविंद पांडे में भी जाते हैं या दृष्टि में जाते हैं, तो उसमें देखिए कि इनके जो कवि का वर्णन हमें मिला है विश्वनाथ त्रिपाठी में, उनको हम इसमें देखेंगे अच्छे से, उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक का यही है कि आपको एक बता देता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, और उसके बेस पे आपका पूरा तैयारी आगे चलता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आकांक्षा, आपसे एक प्रश्न है। आपने नगेंद्र के इतिहास को 7-8 बार पढ़ा है। ये तो शायद मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि कैसे पढ़ लिया। तो इतनी बार आपने नगेंद्र का इतिहास देखा है, तो आपको वहां पर कौन कौन सा हिस्सा महत्वपूर्ण लगा है जो आप विद्यार्थी को बताना चाहेंगे? और ये मैं तभी सजेस्ट करूंगा जब जो मैंने पुस्तक बताई है, 4 पुस्तक विद्यार्थियों को, तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, गोविंद पांडे और दृष्टि, उसके बाद अगर कोई पढ़ना चाहे तो नगेंद्र का ये हिस्सा जो आकांक्षा जी अभी बता रही हैं वो देख सकते हैं। तो वो कौन कौन सा हिस्सा आपने महसूस किया कि इससे जेएनयू में प्रश्न आए हैं? नगेंद्र का इतिहास जैसे नेट जा रहा है, इसमें बहुत काम करता है। नगेंद्र का इतिहास अगर किसी ने पढ़ा हो तो नेट जा रहे लगभग बहुत आसान हो जाता है बाहर का। यहाँ तक कि जो सिलेबस में पुस्तकें लगेंगी वो भी नगेंद्र के से ही डायरेक्ट कथन आ जाते हैं। तो नगेंद्र का इतिहास वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जेएनयू में सिलेक्शन हो जाने के बाद या एमए में कहीं भी सिलेक्शन हो जाने के बाद पढ़ा जाना चाहिए। फिर भी आप नगेंद्र का बताइए आकांक्षा आप। तो डॉक्टर नगेंद्र की बुक, जैसे सब लोग विश्वनाथ त्रिपाठी से शुरू करते हैं, तो मैंने डॉक्टर नगेंद्र से शुरू किया था। और शुरू में मुझे काफी ज्यादा बुरी बुक लगी थी, ये सबसे ज्यादा बुरी बुक यही लगी थी। और मैंने इसे बार बार पढ़ा, तो फिर आज के टाइम पे ये सबसे ज्यादा फेवरेट बुक है मेरी। तो डॉक्टर नगेंद्र में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भक्ति काल, और उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे आधुनिक युग लगता है। और क्योंकि गोविंद पांडे में टेबल वाइज दिया हुआ है, ईयर्स दिए हैं, इधर लेखक दिया हुआ है, इधर रचनाएं दी हुई है, तो वैसा याद करने में मुझे काफी ज्यादा ऐसे डिफिकल्टी आती थी। तो फिर मैंने क्या किया, डॉक्टर नगेंद्र ने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, और उसे जब पढ़ते हैं तो रचनाएं खुद ब खुद याद होने लगती है। वो एक स्टोरी टाइप देते हैं, और उससे हमें रचना वर्ष ये सब याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो मुझे डॉक्टर नगेंद्र का आधुनिक काल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। और भक्ति काल भी भक्ति काल उन्होंने निर्गुण शाखा, सगुण शाखा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उन्होंने ये सगुण वाले नहीं, निर्गुण वाले में, सूफी और संत वाले में रचनाएं, उसकी भाषा, ये सब भी काफी अच्छे से एलेबोरेट करके दिया हुआ है, तो वो समझ में आता है काफी ज्यादा अच्छे से। तो आपको अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ डॉक्टर नगेंद्र पढ़ने के लिए, तो सबसे पहली बात तो तभी पढ़िए जब आपके पास टाइम हो, और अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो फिर आधुनिक युग और भक्ति काल ये जरूर पढ़ें। और इसमें जो हाँ, आधुनिक काल के शुरू में इन्होंने पूर्व पीठिका दी हुई है, उसे आप बिल्कुल ना पढ़ें। उसे पढ़ेंगे तो इतने कम टाइम में डर भी सकते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा टफ लिखा हुआ है। तो वो काफी टाइम पे मैंने भी छोड़ी हुई थी,
और आदिकाल भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर इतना कुछ, हाँ डॉक्टर नगेंद्र में मुझे ये लगता था कि ये जेएनयू के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे वो पढ़ने में काफी अच्छा फील होता था, इसलिए मैं पढ़ती थी। तो रामचंद्र शुक्ल से भी मुझे काफी सहायता मिली, डॉक्टर नगेंद्र से तो मिली ही थी भक्ति काल और आधुनिक युग में। आधुनिक युग में मेरा सारा कुछ डॉक्टर नगेंद्र से ही कवर हुआ है, और गोविंद पांडे से भी कुछ पोर्शंस में मदद मिली, जैसे आदिकाल में और रीति काल में। बस इतना ही। तो डॉक्टर नगेंद्र तभी आपको सजेस्ट करूंगी जब आपके पास टाइम हो, और आप अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो भक्ति काल और आधुनिक युग बेशक पढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ शुभम जी, आप कार्यक्रम को देख समाप्ति की ओर ले जाए। अगर सभी चारों वक्ता अगर कुछ लास्ट में कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए। बाकी शुभम आप देखिए। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रखर जी, आ रही है आवाज। हाँ जी के इतिहास से मैं एक बात, उनके इतिहास के संदर्भ में मैं थोड़ा सा अपना तरीका, एक जो मैंने ऑब्जर्व किया वो बताना चाहूंगा। उनका इतिहास पढ़ते वक्त आपके पास अगर ज्यादा वक्त नहीं है तो आप सबसे पहले हर काल खंड के पहले वो जो भूमिका लिख रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो। भूमिका को पढ़िए हर काल खंड से पहले, मतलब आधुनिक काल अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो चलेगा। आदि, भक्ति और रीति, इनकी भूमिका को पढ़िए। शुरुआत इतिहास की उन्होंने जहाँ से की है उसको पढ़िए, ठीक से पढ़िए। भूमिकाएं उनकी हर काल से पहले ज्यादा टाइम आपका लेंगी नहीं, उनको पढ़ते जाइए। फिर उसके बाद भूमिका के बाद जो आप काम कर सकते हैं वो है महत्वपूर्ण कवियों को पढ़िए। भक्ति काल में कबीर, तुलसी, जायसी, इनको, और उसके बाद रीति काल में घना और बिहारी, चिंतामणि भूषण, इनको। तो मतलब मेरे कहने का यही है कि कवियों से पहले भूमिकाओं पर गौर कीजिए, फिर उसके बाद कवियों के संदर्भ में कथन तो आपको मिल जाएंगे ज्यादातर महत्वपूर्ण। भूमिकाएं देख सकते हैं। और क्योंकि मीटिंग खत्म हो रही है तो निष्कर्ष रूप में थोड़ा सा आप सभी को शुभकामनाएं। अगर किसी विशेष सहायता की जरूरत पड़ती है तो व्यक्तिगत संपर्क आप कर सकते हैं, उसमें कोई हिचक की बात नहीं है। बाकी परीक्षा की नब्ज पहचानिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। डरिएगा मत एग्जाम देने के दिन, उससे पहले डर लगे तो डर लीजिए। मैं जी भर के मैं डर चुका था। जिस दिन एडमिट कार्ड आया था उस दिन मैं खूब डरा था, तो इसी वजह से मैं एग्जाम के दिन नहीं डरा था। तो आराम से एग्जाम वाले दिन पानी वानी लेके जाइए, और ऑल द बेस्ट आप सभी को, गुड लक। बस यही करना था मुझे। हाँ मैं इसमें ये जो हेलो हेलो हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, जो प्रखर ने कहा परीक्षा की नब्ज पहचानी है, तो उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे गोविंद पांडे में भी कुछ कविताएं या टेक्स्ट दिया हुआ है, और दृष्टि नेट JRF वाली बुक में पीछे साइड कुछ एक खंड दिया हुआ है टेक्स्ट का, तो उसे भी आप लोग पढ़ लें, और इससे आप लोग लेखक और कवियों की भाषा जान लें। उसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेखक इस तरह की भाषा लिखता है, तो आप इजीली टेस्ट में या अपने एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। और जब आपको पता रहेगा कि ये लैंग्वेज इनकी है, ये ऐसा लिखते हैं, इनका ये फील्ड रहता है लिखने का, तो फिर आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। और हाँ एक और बात कि आप जैसे मलयज हैं या जो आधुनिक कवि हैं, तो उनके कोट्स गूगल पे सर्च करते रहें, तो वो भी आपके दिमाग में बने रहेंगे, तो आप उनको भी अच्छे से फेस कर सकते हैं एग्जाम में। जी मेरा लास्ट सजेशन रहेगा कि जैसे मेरा क्या था कि पढ़ते पढ़ते जब थक जाते थे तो जो मुख्य मुख्य कवि होते थे जैसे नागार्जुन हो गए, तो उनके बारे में विकिपीडिया पे देखते थे। उनका जो जीवनी होता है या जो भी, या उनके बारे में उससे बहुत कुछ बातें पता चलती है, नए बातें भी पता चलती है। तो आप वैसे कर सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी निकाल दिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी निकाल दिए, तो आप ऐसे बीच बीच में ब्रेक टाइम में आप देख सकते हैं। और दूसरा जो मुख्य बात है कि टेस्ट पे आप पूरा फोकस कीजिए। आपको टेस्ट पूरा पूरा देना है, जहां से जितना क्वेश्चन मिले उतना सॉल्व कीजिए। बाकी तो टेस्ट इतना भैया उपलब्ध करा रहे हैं कि बहुत बहुत भगीरथ कार्य है।
तो आप इसको तो मिस नहीं कर सकते हैं। बाकी जहाँ से भी मिलता है आप उसको सॉल्व कीजिए। और लास्ट बात है, एग्जाम के डे आप नहीं आता है नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो आता है एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। कि आपके पास 3 घंटा टाइम है, इतना ज्यादा टाइम है कि आप बोर हो जाइएगा 3 घंटे बैठे बैठे। इसलिए एकदम बहुत आसान मस्ती से एकदम पेपर देना है। 4 बार बाहर जाइए 3 घंटे में आराम से दीजिए। और इतना श्योर करना है कि हमें अगर जितना भी 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, किसी भी कीमत पे गलत नहीं होना है। उसको 10 बार एक क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि 3 घंटे में आप मैक्सिमम फर्स्ट टाइम अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2-3 सेट में कीजिए। कि फर्स्ट टाइम उसको आप सॉल्व कीजिए जो एकदम कंफर्म आपको पता है। जैसे हम जब सॉल्व किए फर्स्ट टाइम तो लगभग 60 से 72। उसके बाद लास्ट में आप जो अपना अनुमान है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके हिसाब से जाइए। और लास्ट में बस एक लाइन में बोलेंगे कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता है, तो जो उनके बारे में फर्स्ट बार आपका जो आप टिक लगाते हैं वो उसी के साथ आप जाइए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमने फर्स्ट में जो लगाया अगर उसको छोड़ देते तो बहुत ज्यादा नंबर, मतलब 10 नंबर बढ़ जाते हमारे, लेकिन हमने उसके बारे में ऐसे ही फिर लास्ट में वो कर दिए। तो अगर जिसके बारे में एकदम आपको नहीं पता है, फर्स्ट बार आपको जो क्लिक लगता है उसके साथ आप जा सकते हैं। और बाकी आपको शुभकामना। सब डरिए, जितना गलती करना है टेस्ट सीरीज में कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन लास्ट के 1 महीना में जम के पढ़िए और एकदम जम के पूरे अधिकार के साथ टेस्ट हॉल में जाइए, एग्जामिनेशन हॉल में, और मस्ती से पढ़िए, वहाँ एग्जाम दीजिए और बस गुड लक। मनीष की बात में मैं भी कुछ जोड़ना चाहूँगा। मुझे भी अपनी तैयारी के दौरान का एक अनुभव याद आया है। मनीष ने कहा कि वो गूगल पर कुछ कवियों को सर्च करते थे और रचना एक नज़र में देख लेते थे। तो मैं भी जब जेएनयू के एग्जाम देने वाला था, लगभग 15 या 16 दिन बचे होंगे, तब मैं भी ये तरीका अपनाता था। और तरीका चुनने का मैं सबसे पहले अरे नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ आ रही है। तो दृष्टि में आप लास्ट में देखेंगे कि जन्म काल वाला कुछ कवियों का दे रखा है और आधुनिक काल के कई लेखकों का दे रखा है। तो मैं महत्वपूर्ण कवि और लेखक वहां से लेता था, वहीं से सर्च करता था कि आदिकाल का उन्होंने इस तरह से दृष्टि का एक जन्म काल के अनुसार एक लाइन में दे रखा है, तो शुरुआत में ये कवि, फिर दूसरा कवि, तीसरा कवि। 1 घंटे का मेरा एक रोज समय था। मैं रोज सुबह उठता था, सबसे पहले 1 घंटा गूगल पर जाता था, वहां से कवि लेता था। आज कबीर हो गया, रहीम हो गया, सेनापति। इससे मेरे 2 काम होते थे। एक तो जो कवि है उनका जन्मकाल मुझे अपने आप मुंह पर याद हो जा रहा है, क्योंकि मैं उनका याद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक क्रम से मैं डेली गूगल पर देख रहा हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस से वो याद हो जाता है। और दूसरी कि उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, इस तरह से हम डेली देखते हैं 1-2 घंटा गूगल पर, तो वो एकदम आपके माइंड में रहती है, क्योंकि आप उसको रोज देख रहे हैं। इसी तरह से मैंने सारे कवियों का और आधुनिक काल के भी सारे लेखकों का जो दृष्टि में दे रखा। जन्म काल भी अपना आप याद हुआ, और सारी रचनाएं भी लास्ट टाइम। ये रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका ये मेरा था, जो मनीष में जोड़ना चाह रहा था। आप भी अपना सकते हैं, अभी से भी ट्राई कर सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए। बाकी आप नेहा, आप कुछ कहना चाहें लास्ट में? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मतलब बुक्स बहुत सारे बताए जाएंगे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा नई नई बुक्स के बारे में पता चलती रहेगी। तो क्या है कि आप 2-3 बुक्स ही पढ़िए, लेकिन सॉलिड पढ़िए, जितना पढ़िए बहुत कायदे से पढ़िए, भटकाव में मत पढ़िए कि ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, और लास्ट में क्या हो कि रिविजन कैसे करूँ, इतना ज्यादा पढ़ लिया है। तो बुक्स में भटकिए मत आप। 2-3 जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए, टेस्ट सीरीज अच्छे से दीजिए। जो आपको नहीं आते हैं, मतलब जो क्वेश्चन गलत होते हैं, वो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स रखिए, देखते रहिए। सोने जा रहे हैं तो देख लीजिए, खाने जा रहे हैं तो देख लीजिए, मतलब बीच बीच में वो देखते रहिए। और रही बात एग्जाम हॉल की, तो जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और क्या करते हैं कि कभी कभी गलती हमसे ये हो जाती है कि जो सरल सरल क्वेश्चन होते हैं वो हम गलत करके आ जाते हैं। तो फिर मैं कहूंगी कि सरल क्वेश्चनों पे भी ध्यान दीजिए, कि ऐसा नहीं है कि जो कठिन है उस पर ध्यान दे दिया और सरल गलत करके आ गए। तो सबसे पहले आप जो आपको आ रहा है वो करिए, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ते जाइए। इसके बाद लास्ट में धीरे धीरे करके जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उस पे जाइए। इसके बाद जो लास्ट में ऐसा करिए कि जो नहीं आपको समझ आ रहा है बार बार उसको पढ़िए, बार बार उसको पढ़िए। जैसे मैथ्स जब आप करते हैं ना तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं,
इसके बाद आप सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए, जैसे भाषा वाला पोर्शन जब आपको जब आएगा क्वेश्चन पेपर में, तो भाषा वाला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ के अगर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो फिर सरल क्वेश्चन बिल्कुल गलत मत करिएगा, मैं बस इतना ही कहूंगी। और डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो गलती हो जाएगी, लेकिन सरल क्वेश्चन कभी मत गलत कीजिएगा, भटकाव में मत पड़िएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा, बोझिल लगेगा, तनाव में रहेंगे आप, तो उसके लिए क्या कीजिए कि अब मेडिटेट करते रहिए, कभी कभी मेडिटेशन भी करते रहिए, और बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद नेहा जी। हेमंत भैया, आप कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें यदि आपकी आज्ञा हो। हाँ, नहीं शुभम, अब समाप्त करें। आशुतोष जी, मैं सबसे अंत में पहले कुछ ऐड करना चाहती हूँ। हेलो। हाँ अच्छा, बोलिए। हाँ, मैं अंत में यही ऐड करना चाहती हूँ कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए, टेस्ट देते रहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक सीट का गोल है, हमें वो उस सीट पे फोकस करना है। हमें 15 सीट 39 सीट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक सीट से फर्क पड़ता है और हमें वही चाहिए। तो अंत में मैं एक कोट यहाँ पे करना चाहूंगी कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप लोग के एग्जाम के लिए, और बेशक आप लोग जेएनयू आए और हम सबसे मिले। शुभकामनाएं। धन्यवाद आकांक्षा जी, आपकी पंक्तियों से बहुत से प्रतिभागी मोटिवेट हुए होंगे। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक एक प्रतिभागी को मौका दिया और उनके प्रश्नों को आपने लिया। हेमंत भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सब, जैसे कि मैं हर कार्यक्रम में कहता आ रहा हूँ कि हम इस मंच पे हैं तो आपकी बदौलत है। आपने जिस तरह से हमें सबको यहाँ एकत्रित किया है, ये बहुत कम लोगों में काबिलियत होती है। क्योंकि जैसे कि हमारे एक वक्ता भी कह रहे थे, बहुत से लोग पूछते हैं अदर कोर्स वाले, क्या ऐसा कोई टेस्ट चल रहा है, ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा है जो बहुत इस तरह से मतलब आपको मोटिवेट कर रहा हो, तैयारी के दौरान आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा हो। तो हेमंत भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए भी शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आपका आने वाले जीवन और भी उज्जवल हो और आप आगे बढ़ें, क्योंकि हम सब प्रतिभागियों की दुआएं हमारे आपके साथ होंगी। क्योंकि आप जो हम सभी के लिए कर रहे हैं, सभी प्रतिभागियों के लिए कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको दुआएं देते होंगे। अब आज के जो हमारे वक्ता हैं, आकांक्षा जी, नेहा जी, मनीष जी, प्रखर जी, आप सबका भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार, धन्यवाद। जितना भी आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँ वह कम होगा, क्योंकि आपने जिस धैर्य के साथ सभी के प्रश्नों को लिया, अपने तैयारी के दौरान अनुभवों को साझा किया, और हर तरह से आपने निष्पक्ष रूप से अपनी बातें शेयर किया, और साथ ही आपने यह आश्वासन भी दिया कि कभी आपको कोई समस्या होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो और जो प्रतिभागी आज अपने प्रश्न ना पूछ पाए हों तो उसके लिए हम खेद भी व्यक्त करते हैं, समय अभाव है, वैसे भी हमारे कार्यक्रम 2 घंटे का होने वाला है। तो आने वाले समय कार्यक्रमों का आप इंतजार करें, आप अपने प्रश्न वहाँ पूछ सकते हैं, हमारे नए वक्ता होंगे उनसे आप प्रश्न पूछें, उनके अनुभवों को आप जानेंगे। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का तहे दिल से आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको समूहों के माध्यम से दे दी जाएगी, सोशल मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद, आभार। और यदि लास्ट में हेमंत भैया, यदि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, या कोई वक्ता अगर कुछ और भी शेष रहेगा तो 2 मिनट का समय। मैं कहना चाहूंगा में तो आपका धन्यवाद बच गया है। मैं एक हाँ, लाइन कहना बोलिए। चाहूंगा भैया। हाँ मनीष जी, जो बोलिए। प्रेशर होता है उसको हैंडल करने के लिए हमने एक मंत्र था जो हमने कहीं सुना था कि ये भी बीत जाएगा। जो टेस्ट सीरीज का पासवर्ड होता था वो भी यही मेरा होता था, मोबाइल का पासवर्ड भी यही होता है था कि ये भी बीत जाएगा, जो ये संघर्ष के दिन है बीत जाएंगे। और इसको हमने बार बार दोहराया, जब भी टेस्ट देते थे उसका पासवर्ड होता था ये भी बीत जाएगा। और ये हमको बहुत हेल्प करता था, जब भी थोड़ा निराशा होती थी तो मन में आता था अंदर से एक बार कि ये भी बीत जाएगा और अच्छे दिन आएंगे। तो यही है। और भैया का, हेमंत भैया का मतलब जितना कि कहा जाए, मतलब हम लोग के लिए एक वरदान के रूप में आए।